भाई बताइए आज का हमारा एजेंडा क्या है। अस्सलाम वालेकुम। जिस तरीके से हम रमज़ान के लाइव सेशन में हम लोग कर रहे थे मंगल और जुम्मा, हमने ये दिन डिसाइड करे थे और इंशाल्लाह कोशिश है इसमें हम अलग-अलग टॉपिक्स लाएँ, अलग-अलग प्रोजेक्ट्स लेकर आएँ। स्टार्ट नहीं कर लिया था, वही चीज़ देख रहा था मैंने टी इनिशिएट कर लिया। अलग-अलग टॉपिक हमारी पूरी कोशिश है कि अच्छा मेरे पास आवाज़ रिपीट हो रही थी। हमारी पूरी कोशिश है कि आपको प्रोजेक्ट्स बनवाएँ, वो प्रोजेक्ट्स बनवाएँ जो लाइव प्रोजेक्ट्स हों। तो आप लोगों से बस यही उम्मीद होगी रिकॉर्डेड वीडियो और रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास हर वक़्त अवेलेबल है। आप 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार चाहें देख सकते हैं। तो जिस लिंक से आपने लाइव जॉइन करा है, इसी लिंक के ऊपर ये रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल है। आज का हमारा एजेंडा है कि लास्ट क्लास में हमने कैलकुलेटर बनाया था। उस कैलकुलेटर बनाने से पहले हमने ये देखा था कि हमने एक एनपीएक्स का टूल यूज़ करा था और क्विज़ अटेम्प्ट करा था। इससे पहले आप मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करते हैं जैसे कि फेसबुक टाइप की एप्लीकेशंस हो गई या आप कोई ब्राउज़र के ऊपर एप्लीकेशन यूज़ करते हैं या आपने कोई प्ले स्टेशन खेला होगा। आपने ये देखा है कमांड लाइन के ऊपर भी एक टूल बनाया जा सकता है और उस टूल के ऊपर आप काम कर सकते हैं। तो हमारा एजेंडा लास्ट क्लास का ये था कि हम एक कैलकुलेटर बनाएँगे, वो हमने बनाया और वो चला भी। लेकिन अब सवाल ये है कि मैं अपना कैलकुलेटर आपको कैसे भेजूँ चेक करने के लिए? या आप अपना कैलकुलेटर अपने रिश्तेदार को कैसे भेजें कि वो चेक करके चलाकर देखें? तो इसके लिए हम सबसे पहले एक एनपीएक्स का टूल बनाना सीखेंगे। हम उसी कैलकुलेटर का कोड वापस उठाएँगे और उसको हम पब्लिश करेंगे एनपीएम पे और वहाँ से हम एनपीएक्स के टूल के थ्रू आपको शेयर करेंगे, आप हमारा टूल और आप बनाना, आप हमें शेयर करना। और इंशाल्लाह कोशिश होगी एनपीएक्स का टूल जब हो जाता है, फिर हम देखते हैं हमारा एक नंबर गेम का एक और प्रोजेक्ट है। अगर टाइम मिलता है तो हम नंबर गेसिंग गेम की तरफ जाएँगे। अच्छा जी, जबरदस्त। अमीन भाई, देखें मामला बताओ क्या है। कोडिंग सिर्फ प्रैक्टिस से होगी। सिर्फ एक तरीका है कोडिंग सीखने का। और इवन मैं भी अगर 1-2 महीने नहीं करता तो मेरा नैक खराब हो जाता है। मगर अगर आपके कॉन्सेप्ट सही हो तो दोबारा ट्रैक पे आना बड़ा आसान होता है। और अगर कॉन्सेप्ट नहीं है, मिसाल के तौर पर मैंने जिंदगी में सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी है। वो शुरू में जावा थी। उसके बाद अमीन भाई कभी भी ज्यादा दिन नहीं लगे कोई लैंग्वेज सीखी है कि मैंने रश भी सीखी है, मैंने सी शार्प भी सीखी है जावा के बाद, मैंने रश भी सीखी है, मैंने जावास्क्रिप्ट भी सीखी है, टाइपस्क्रिप्ट भी सीखी है, अब पाइथन भी सीख रहा हूँ। मगर कभी मसला नहीं हुआ क्योंकि मैंने शुरू में अपने कॉन्सेप्ट ठीक कर लिए थे। अब आप ये मत समझें कि आप टाइपस्क्रिप्ट सीख रहे हैं, आप ये सोचें कि आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं। एक दफा ये क्लियर हो गया और एक दफा कॉन्सेप्ट बन गए तो फिर हमेशा आसानी रहेगी इंशाल्लाह। चलें, अब अगला सवाल है, हमने वो अपना बना लिया था प्रोग्राम। अब उसको पब्लिश कैसे करना है एनपीएम पे, ताकि कोई भी बैठा बैठा अपने मशीन पे बैठा बैठा इंस्टॉल कर ले। शुरू करते हैं गेम। अच्छा जी, एक चीज़ मैं और ऐड कर देता हूँ। सॉरी हमारी लाइव स्ट्रीम थोड़ा लेट गई है। तो जो शुरू की डिस्कशन थी ना वो चले गई है। हमने शुरू में ये डिस्कस करा था ये स्ट्रीमिंग स्टार्ट होते ही कि हमें आज हमारा एजेंडा क्या है। तो आज हमारा एजेंडा है, लास्ट क्लास में आपने कैलकुलेटर बनाया था और उस कैलकुलेटर बनाने से पहले आपने एक टूल यूज़ करा था क्विज़ का और वो क्विज़ आपने एनपीएक्स के थ्रू अटेम्प्ट करा था। तो हमने देखा था इससे पहले आपने मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करी है, वेब एप्लीकेशन यूज़ करी है, प्ले स्टेशन यूज़ करा है। लेकिन कमांड लाइन टूल भी बन सकता है और कमांड लाइन टूल आप बना सकते हैं, खुद भी यूज़ कर सकते हैं और किसी और से भी यूज़ करवा सकते हैं। तो जो हमने लास्ट क्लास में कैलकुलेटर बनाया था, आज हमारी कोशिश होगी उस कैलकुलेटर का एक कमांड लाइन टूल बनाएँ एनपीएक्स का और वो आपको शेयर करें। इसी तरीके से आप लोग भी कैलकुलेटर बनाएँ और उसका एक कमांड लाइन टूल बनाएँ, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को शेयर करें, हमें भी शेयर करें और कैलकुलेटर चला के देखें। तो हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। जी सर। जी शुरू करते हैं। ठीक है, तो मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? शो हो रही है सबको? जी हाँ। चलो, अगेन सबको अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। और अच्छा, तो जिस तरह अभी अमीन भाई ने बताया है कि ये वो स्टेप्स थे जो कि हमने लास्ट क्लास में फॉलो किए थे। ऑब्वियसली कि हमने अपनी एक डिज़ायर्ड डायरेक्टरी के अंदर स्विच किया था, उस फ़ोल्डर में मूव किए थे हम। उसके बाद हमने एनपीएम से एक प्रोजेक्ट इनिशियलाइज़ किया था और इससे मुराद यही था कि हम क्या बोल रहे थे कि हम चाहते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो मैनेज्ड हो एनपीएम के थ्रू, एनपीएम इस पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज करे। फिर हमने देखा था कि ऑब्वियसली क्योंकि हम टाइप स्क्रिप्ट लैंग्वेज के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हमने टाइप स्क्रिप्ट टीएससी कंपाइलर इनिट किया था, जिसकी मदद से अगर मैं साइड बाय साइड आपको दिखाऊं तो एनपीएम इनिट करने की वजह से आपके पास ये पैकेज डॉट जेसन की फाइल
क्रिएट हो गई थी, और जब आपने ये सेकंड कमांड रन की थी तो tsconfig की फाइल आपके पास क्रिएट हो गई थी। फिर हमने इन फाइल्स के अंदर कुछ ट्विकिंग किए थे, बिकॉज हम मॉडर्न टाइम के डेवलपर्स हैं, तो ऑब्वियसली इस कॉन्फ़िग फाइल के अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन ऐसी थी जो कि बहुत पुरानी थी। इसमें टारगेट सबसे पहली चीज़ थी जो 2016 पे मैप हो रही थी, हमने उसको 2022 पे ES के स्टैंडर्ड पे। उसके अलावा मॉड्यूल हमने नोड नेक्स्ट सेलेक्ट किया था, और मॉड्यूल रेजोल्यूशन भी हमने नोड नेक्स्ट ही सेलेक्ट किया था। और जो फाइनल हमने काम किया था वो ये था कि हमने अपने पैकेज डॉट जेसन के अंदर आके इस टाइप की प्रॉपर्टी को ऐड किया था जिसकी वैल्यू हमने दी थी मॉड्यूल। इससे ये हुआ कि हम आगे जो हमने अपनी एक फाइल क्रिएट की थी जिस पे हमने एक्चुअली कोड किया था, उसके अंदर हम ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला सेंटेक्स यूज़ कर सकते हैं। ये वो ESM मॉड्यूल जिसको बोलते हैं, हम वो यूज़ कर सकते हैं। अगेन इस पे आ जाते हैं। फिर उसके बाद हमने कुछ पैकेजेस इंस्टॉल किए थे जिसमें इंक्वायरर था, और हमारा जो पूरा प्रोजेक्ट था वो उस पर डिपेंडेंट था, इसके ऊपर ही हमने बिल्ड किया था। और फाइनली हमने इसकी टाइप डेफिनेशंस फाइल को भी इंस्टॉल किया था, और हमने ये कोड किया था पूरा, जिसमें हमारे पास एक सिंपल सा कैलकुलेटर था। अब बात आती है कि ऑब्वियसली हमने लिंक्डइन में देखा काफ़ी स्टूडेंट्स ने अपना कैलकुलेटर तो बना दिया, लेकिन इस कैलकुलेटर को कैसे एक्सेसिबल बनाया जाए दूसरों के लिए, कि दूसरे भी अपने कमांड लाइन या फिर अपने टर्मिनल के ऊपर आपके इस कैलकुलेटर को इस्तेमाल कर सकें, इसको यूज़ कर सकें। ठीक है, तो आज हमारा जो एजेंडा है वो यही है कि कैसे इस कैलकुलेटर को एक्सेसिबल बनाया जाए दूसरों के लिए, कि वो भी उसी तरह npx की कमांड को यूज़ करते हुए हमारे कैलकुलेटर को इस्तेमाल कर सकें। डजेंट मैटर कि वो कराची में बैठे हुए हैं या वो किसी भी मुल्क के किसी भी कोने में बैठे हुए हैं, वो हमारे इस कैलकुलेटर को यूज़ कर सकें। अच्छा, इस प्रोसेस को अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये बहुत ही सिंपल है। अगर मैं विदाउट एक्सप्लेनिंग इसको करूँ तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट लेगा, और आपका जो पब्लिशिंग करने का काम है वो हो जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली हमने स्टेप बाय स्टेप इसको समझना है। और अगर मैं इन टोटल आपको बताऊं तो देयर इज़ गोना बी 3 स्टेप्स अगर हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपनी मेन फाइल के अंदर आना है जिसके अंदर हम कोड कर रहे थे। तो ये आ गई आपके पास index.ts की फाइल। इसमें आपने सबसे पहली लाइन पे, मतलब अपनी कोड जो भी आपने कोड किया है उससे सबसे ऊपर आपने एक लाइन लिखनी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ वो क्या है। आपने लिखना है हैशटैग, उसके बाद आपने देना है एक्सक्लेम का साइन, और फिर आपने एक पाथ डिफाइन करना है। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन पहले हम ये पूरा लिख लेते हैं। एक पाथ आ गया, और उसके बाद आपने लिखना है स्पेस देके नोड। अगेन रिपीट करता हूँ, हैशटैग, उसके बाद आपने एक्सक्लेम का साइन दिया है, एक पाथ दिया है, एक नोड दिए, नोड स्पेस देके आपने नोड लिखा है। अब ये क्या है, बेसिकली ये लाइन ये बता रही है कि ये कोई ऑर्डिनरी फाइल नहीं है। अभी तक जितना भी हम काम कर रहे थे ना, ये उसकी तरह एक ऑर्डिनरी फाइल नहीं है। बेसिकली ये पाथ ये बता रहा है कि ये जो भी हम कोड कर रहे हैं ये टर्मिनल के ऊपर एग्जीक्यूटेबल है, टर्मिनल के ऊपर एग्जीक्यूटेबल है। कोई भी कहीं भी रहते हुए जब हम इसको पब्लिश करेंगे वो इस फाइल को एग्जीक्यूट कर सकता है। अब सवाल ये आता है कि भाई अभी भी तो हम अपनी फाइल को टर्मिनल पे ही तो एग्जीक्यूट कर रहे थे, लेकिन एक डिफरेंस है। अभी तक हम अपने लोकल इन्वायरमेंट में रहते हुए इस पीस ऑफ कोड को जो भी हमने अभी तक लिखा है इसको लोकली रन कर रहे थे अपने कोड बेस के अंदर। लेकिन ये जो लाइन ऑफ कोड है ये बेसिकली ये बता रही है कि आप इस कोड को जो भी आपने लिखा है इस स्क्रिप्ट को पब्लिश कर सकते हैं, और फिर जो भी लोग इसको यूज़ करना चाहेंगे वो npx टूल के थ्रू इसको अपने टर्मिनल, अपने CLI या फिर अपने कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस लाइन को एक स्पेसिफिक जार्गन दिया जाता है, स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है इसके लिए, इसको हम बोलते हैं शबैंग। शबैंग इसको क्यों बोलते हैं मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, SHABANG। अब ये शबैंग से मुराद क्या है, आप देख रहे हैं यहाँ पे हैशटैग है, तो हैशटैग से उन्होंने लिया है शाह, और ये जो एक्सक्लेम साइन है ना इसको बैंग भी बोलते हैं। तो इसलिए इस लाइन को हम बोलते हैं शबैंग।
अब ये shebang करता क्या है और ये फिर ये स्क्रिप्ट की तरह वर्क कैसे करता है? होता यह है कि इस लाइन की बेस के ऊपर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डिटरमाइन करता है कि कौन से पाथ के ऊपर किस इंटरप्रेटर को यूज करते हुए आपकी इस फाइल को चलाना है। तो बस समझे, इस पूरी फाइल में जो हमने काम करना था वो इतना ही था। और मजे की बात यह है कि अब आप जितनी भी कमांड लाइन टूल्स या फिर ऐसी एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाना चाहेंगे, अपने पैकेजेस बनाना चाहेंगे, आपने कुछ नहीं करना, आपने बस अपनी फाइल के अंदर आना है और सबसे ऊपर आप ये पीस ऑफ कोड पेस्ट कर देना है। अब इसको समझ लें या फिर इसको अभी के लिए आप इसको अपने पास कहीं रख लें और इसको एग्जीक्यूट करें वक्त के साथ साथ। जैसे ही आपकी चीज़ें क्लियर होंगी आपको समझ आएगा कि बेसिकली ये कर क्या रहा है। अब यहाँ पे नोड क्या कर रहा है? नोड ऑब्वियसली हम देख रहे हैं कि हम कर तो काम टाइप स्क्रिप्ट के अंदर ही रहे हैं, लेकिन फाइनली जब हम भी अपने कोड को एग्जीक्यूट करते हैं तो पहले हम TSC लिख के अपने पूरे कोड को कंपाइल करते हैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर और फिर जावा स्क्रिप्ट को नोड के थ्रू रन करते हैं। तो बेसिकली यह है कि इस इंटरप्रेटर को यूज करते हुए हमारी इस स्क्रिप्ट को रन होना है। तो इस फाइल के लिए बस इतना ही काम था कि आपने सबसे ऊपर आके पहली लाइन के अंदर ये लाइन ऑफ कोड लिख देना है जिसको हम शेबैंग बोलते हैं। यहाँ तक किसी का कोई सवाल? सही है, आगे से आगे चलते हैं। इस फाइल के लिए इतना ही काम था। अब आते हैं दूसरे स्टेप के ऊपर कि हमने अपनी फाइल को तो डिफरेंशिएट कर दिया, हमने ये चीज़ तो दिखा दी, बता दी अपनी इस फाइल को कि यार तुम जो हो तुम आम फाइलों की तरह नहीं हो, तुम एक एग्जीक्यूटेबल फाइल हो जो कि एज अ पैकेज हम पब्लिश करेंगे और फिर इसको यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपको याद हो कि ये जो प्रोजेक्ट है ये npm से इनिशियलाइज्ड हुआ है। अगर मैं दोबारा आपको रेफरेंस दूं तो हमने जैसे ही हम अपने फोल्डर के अंदर मूव किए थे तो सबसे पहली कमांड हमने रन की थी वो npm init था। हमने ये बोला था कि भाई ये जो हम पूरा प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं ये मैनेज्ड बाय npm होगा। तो ऑब्वियसली हमें npm को भी कुछ ना कुछ तो बताना होगा ना। और आपको पता है कि जब हमने npm init किया था जो पहली फाइल बनी थी वो package.json था। तो अब बेसिकली हमने npm को बताना है कि कौन सी फाइल है जो कि एज अ एग्जीक्यूटेबल हमें रन करानी है या वर्क करानी है। तो उसके लिए भी बहुत सिंपल सी एक प्रॉपर्टी या एक एट्रीब्यूट हमें इस फाइल के अंदर ऐड करना होगा जिसको बोलते हैं बिन। बिन स्टैंड्स फॉर बाइनरी। यहाँ पे आपने बाइनरी देना है और उस फाइल का पाथ देना है जो आपने एग्जीक्यूट करवानी है टर्मिनल के ऊपर, और वो हमें पता है वो यहीं पे मौजूद है index.js। तो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं करना, यहाँ पे मैंने सिंपल लिखना है index.js और यहाँ पे आप कॉमा दे देंगे। तो ये काम था पैकेज.जेसन का। अब कोड लेवल जो भी हमने चेंजेस करने थे वो कंप्लीट हो गए हैं। बस अगेन रिपीट करूंगा, पहला काम आपकी एक्चुअल फाइल है उसमें जाके आपने ये लाइन कोड इंक्लूड करना है जिसको शबैंग बोलते हैं, और दूसरा काम npm को बताना है कि वो कौन सी फाइल है जो कि बेसिकली एग्जीक्यूट करनी है। यहाँ तक क्लियर? ठीक है। अब आता है थर्ड स्टेप। हमने फाइल को भी बता दिया, हमने npm को भी बता दिया, अब हम इसको पुश कैसे करें, हम वाकई ही कैसे अपने इस प्रोजेक्ट को, अपने इस पैकेज को npm की रजिस्ट्री के ऊपर पुश करें। जैसे हमने देखा था क्विज क्विज ऐप भी जो थी हमने यूज़ की थी वो भी npm रजिस्ट्री पे मौजूद थी। तो हम चाहते हैं कि हमारा ये पैकेज भी npm रजिस्ट्री पे मौजूद हो ताकि जिस तरह हमने वो क्विज यूज़ की थी हम अपने इस कैलकुलेटर को यूज़ कर सकें। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें npm के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अगर मैं इधर आऊं तो बेसिकली ये है आपके पास npm। गिव मी अ मोमेंट। ये है npm। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरा अकाउंट बना है M6R अली के नाम से। ये आप लोग के लिए मैंने एक बिल्कुल क्लीन स्लेट नया प्रोजेक्ट बनाया है ताकि हम एक सेम पेज पे हो। अगर आप अभी फिलहाल इधर पैकेजेस में जाएंगे तो कुछ नहीं आ रहा होगा। रजिस्ट्री वो मुझे बोला लॉगिन करने को, क्योंकि मैंने लॉग आउट कर लिया तो मुझे लॉगिन करने को बोल रहा है। अगर आप भी फर्स्ट टाइम इधर विजिट कर रहे होंगे npmjs.com के ऊपर तो आपने भी, अगर अकाउंट नहीं बना हुआ तो आपने साइन अप करना है, अगर बना हुआ है तो आपने ऑब्वियसली साइन इन करना है। तो अगर आप लोग लैपटॉप के ऊपर हैं तो जल्दी जल्दी ये साथ कर लेते हैं। आप लोग साइन अप कर लें
मेरा अकाउंट बना हुआ है तो ऑब्वियसली मैं साइन इन करूँगा। अब हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले तो लॉगिन करना है अपने टर्मिनल के थ्रू। npm पे टर्मिनल के थ्रू हमने लॉगिन करना है। तो उसके लिए ऑब्वियसली हमें पता है कि जब हमने नोड इंस्टॉल किया था तो npm एक टूल है जो कि उसके साथ प्री पैक्ड आया था, ये हमने अलग से इंस्टॉल नहीं किया। जब हमने नोड इंस्टॉल किया था तो npm भी उसके साथ ही आया था। तो हमने करना है npm लॉगिन। ठीक है, जैसे ही आप ये कमांड इंटर करेंगे तो आप देखेंगे ये आपको बोलेगा, ये आएगा प्रेस इंटर टू ओपन इन अ ब्राउजर। तो इस पॉइंट पे भी आपने इंटर प्रेस करना है तो ये आपको ब्राउजर में ले जाएगा और वहां से फिर ये आपको लॉगिन होने का बोलेगा। मैं यहाँ पे आके इंटर करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं तो मुझे रीडायरेक्ट कर दी। मेरा ऑब्वियसली अकाउंट बना है, ये मेरा ईमेल और पासवर्ड आ रहा है, मैं साइन इन करता हूँ। 2 फैक्टर वेरिफिकेशन मैंने ऐड की हुई है, तो जस्ट गिव मी अ मोमेंट। एक से कॉपी कर लेता हूँ। उसके 2 सेकंड के लिए अपनी स्क्रीन जो है ना वो शेयरिंग बंद कर दें और फिर ये उसके बाद बिल्कुल जो है नहीं की, मैं इसको दूसरी स्क्रीन पे लाता हूँ। हाँ जी, तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो क्रेडेंशियल थे, जो मेरे पास ओटीपी कोड आया था वो मैंने ऐड कर दिया है, यहाँ पे पुट कर दिया है। अब वो मुझे बोल रहा है गो टू होम पेज। मैं गो टू होम पेज करूँगा और अब मैं फाइनली अपने अकाउंट से लॉगिन कर चुका हूँ। ये मेरे पास पूरा एनपीएम का अकाउंट जो जिसमें मैं लॉगिन हुआ मुझे शो हो रहा है। अब दोबारा आते हैं अपने वीएस कोड के ऊपर, तो आप देख सकते हैं कि उसने यहाँ से इन्फर कर लिया है कि मैं सक्सेसफुली लॉगिन कर चुका हूँ। तो ये फर्स्ट स्टेप था। अगेन सबसे जो फर्स्ट स्टेप कोडिंग वाइज था वो क्या था कि आपने अपनी index.ts की फाइल के अंदर जाके ये पीस ऑफ कोड इंक्लूड करना है। सेकंड स्टेप package.json के अंदर आके अपनी फाइल आइडेंटिफाई कराना है, बतानी कि कौन सी फाइल है जो एग्जीक्यूटेबल होगी। तीसरा स्टेप आपने npm पे लॉगिन करना है। अब फोर्थ एंड लास्ट स्टेप है कि आपने अपने कोड को, अपने पैकेज को पब्लिश करना है। देयर इज अ गॉटचा, एक चीज है जिसपे आपको बहुत सारे एरर मिलेंगे, वो है आपके पैकेज का नाम। आपके पैकेज का नाम यूनिक होना चाहिए है। ऑब्वियसली आप अपने पैकेज को बहुत अच्छा नाम देना चाहते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पे सिंपल कैलकुलेटर लिखा हुआ है, लेकिन 110% चांसेस हैं कि किसी और ने सिंपल कैलकुलेटर नाम का पैकेज बना के पुश किया हुआ होगा। अगर मैं इसको पुश करने की कोशिश करूंगा तो वो मुझे एरर देगा। तो यूनिक नेम देना है इसको। तो मैं फॉर एग्जांपल इसकी यूनिकनेस बढ़ाने के लिए मैं इसके आगे एक प्रीफिक्स ऐड कर देता हूँ, M6R8। तो अब मुझे पता है कि यार इस तरह का पैकेज अच्छा, का नाम आपकी किसी स्क्रीन का नहीं अचानक होगा। चली गई है। एक बार स्टॉप एंड रीशेयर करेंगे। अच्छा, मैं दोबारा कर लेता हूँ। अच्छा, मुझे बताएंगे कि किस पॉइंट पे हुआ था ये? अभी हुआ है बिल्कुल। अच्छा, बस फिर राइट अब ज़बरदस्त, मैं भी कर लेता हूँ इसे। ठीक है, ठीक आ है, गई ठीक। चलें। हाँ, तो मैं ये बात कर रहा था कि आपके जो पैकेज का नाम है, package.json में जो आपके पैकेज का नाम है, उसी नाम से आपका ये पैकेज npm रजिस्ट्री के ऊपर पब्लिश होगा। सो मेक श्योर कि आपके जो पैकेज का नाम है वो यूनिक हो। इसलिए इसकी यूनिकनेस बढ़ाने के लिए मैंने इसके आगे प्रीफिक्स ऐड कर दिया है M6RA2। लेकिन इससे पहले एक चीज़ देख लेते हैं यहाँ पे आके कि ये मैं अपने अकाउंट से हूँ और यहाँ पे मेरे पास ड्रॉप डाउन आ रहा है, ये मेरी प्रोफाइल है और पैकेजेस में जाके देखता हूँ पॉइंट पे मेरे पास कोई भी पैकेज मौजूद नहीं है। अब मैं आता हूँ इधर और मैं एक और कमांड रन करता हूँ। पहले मैं अकाउंट से लॉगिन हो गया हूँ, अब मैं बेसिकली अपने इस प्रोजेक्ट को, अपने इस पैकेज को पब्लिश करने जा रहा हूँ। तो उसके लिए भी बहुत ही सिंपल कमांड है, मैंने आप लिखना है npm पब्लिश। मैं इसको एंटर करता हूँ तो ये सीरीज ऑफ स्टेप से होके गुजरेगा और आप देखेंगे कि ये पब्लिश हो गया है। इस नाम से मेरा एक पैकेज, अगर मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, इट गोना टेक सम टाइम। ये पैकेज आ गया है मेरे पास एक, लेकिन शो नहीं हो रहा फिलहाल। आ गया। तो आप देख सकते हैं M6RA2 सिंपल कैलकुलेटर के नाम से मेरा एक पैकेज npm के ऊपर पब्लिश हो गया है। सो यहाँ तक
किसी का कोई सवाल अमीन भाई? और जबरदस्त सर, कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? देखें, मामला यह है कि हम चाहते हैं, एक तो आप काम कर सकते हैं ना, जिप बना के सबको भेज दें अपनी फाइलें, वो तो बड़ा लेबर काम है, लेबर। आप चाहते हैं वेब को इस्तेमाल करके कहीं रिपोजिटरी में पोस्ट कर दें, एक एनपीएम जो है, एक समझे डायरेक्टरी है, एक डायरेक्टरी में पोस्ट कर दें और सब लोग उसको वहां से यूज कर लें। तो जरा सा यूज करके दिखाएं। बिल्कुल। तो अब और हमें जब ये पब्लिश कर पैकेज लेंगे, रन पब्लिश फिर ये करना है। करेंगे कि अमीन की मशीन से या फैसल भाई की मशीन से लॉग इन करके देखेंगे। ठीक हो, तो ये हमने पब्लिश लिया है। अब ये टाइम है इस्तेमाल करते हैं कि बेसिकली इस पैकेज को इस्तेमाल कैसे करना है, और वाकई ये वर्क कर रहा है इस तरह हमारे पास लोकल मशीन के ऊपर वर्क कर रहा था कि वो हमसे नंबर है, फिर लेता है, फिर हमसे ऑपरेटर पूछता है, और उसके बाद कैलकुलेशन करके ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेटर हमें रिस्पॉन्ड कर देता है। सो लेट मी चेंज माय इंटरनेट कनेक्शन। तो जबरदस्त, ये तो हमारा टूल बना दिया हमने एक। ये टूल अभी मुबशिर भाई यूज करेंगे, फिर हम लोग अपने लैपटॉप में भी यूज करके देखते हैं, जो लोग तो हमारे साथ बिल्कुल लाइव कनेक्ट हैं। आप लोग मैं भी इस ऐसा पर करता हूँ, मैं लिखें। आपके चैट में ही ना ये शेयर भी कर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ अलग से, ताकि ये चीज़ टर्मिनल शो हो रहा है आप लोगों को? जी हाँ। ठीक है, तो ये मैंने बड़ा कर दिया, और अब बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने क्विज ऐप यूज़ की थी, तो हमने npx यूज़ करना है। अब ऑब्वियसली एक बार रिपीट भी कर देता हूँ कि npm किस लिए होता है। npm इज़ यूज टू मैनेज एंड इंस्टॉल पैकेजेस, जिसकी मदद से आपने देखा होगा कि npm से आप अपने प्रोजेक्ट को मैनेज भी कर रहे थे, और उसने आपकी प्रोजेक्ट के अंदर कुछ मेटा डाटा, कुछ इन्फॉर्मेशन भी ऐड की थी। जब आपने पैकेज डॉट जेसन खोली थी, तो उसने खुद ही ये तमाम चीज़ें ऐड कर दी थी, जो आपके प्रोजेक्ट के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन थी। और इसके साथ साथ आप क्या कर रहे थे, अपने पैकेज को इंस्टॉल भी कर रहे थे, और जो इंस्टॉल्ड पैकेज था वो भी मैनेज हो रहा था इस पैकेज डॉट लॉग की फाइल के अंदर, जिसमें उसके तमाम वर्जन्स, जितने भी आपने पैकेज इंस्टॉल किए थे, वो तमाम चीज़ें मेंटेन हो रही थी। npx क्या करता है? npx बेसिकली पैकेज रनर है, कि विदाउट इंस्टॉलिंग आप डिफरेंट पैकेजेस को रन कर सकते हैं राइट अवे। तो हम अब करके देखते हैं। ये मेरे पास npx मैंने लिख दिया, और अब हम अपने कैलकुलेटर या अपने पैकेज का नाम देते हैं, जो कि M6R A2 है, और मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ। तो मैंने स्पेस बार ऐड कर दिया था, और मैं इंटर करता हूँ। अच्छा अच्छा हो गया। एक मसला हुआ है, कौन बताएगा क्या मसला हुआ है? मैं ही बता देता हूँ। हमने TSC के फाइल के अंदर काम तो किया, अपनी जो TS फाइल थी उसमें काम तो किया, लेकिन हमने अपनी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल को जावास्क्रिप्ट के अंदर कंपाइल नहीं किया। तो ऑब्वियसली जो कोड पुश होना था वो हमारा ये था। और हम क्या करते हैं, हम अपनी पहले तो TSC करके अपने तमाम कोड को कंपाइल कर लेते हैं, ताकि वो जावास्क्रिप्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाए। अब हमारी जावास्क्रिप्ट के अंदर भी ये तमाम चेंजेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। अब हमें कुछ नहीं करना, हमने वही स्टेप दोबारा फॉलो करना है। npm पब्लिश, और हमारा कोड, एक चीज़ हमें चेंजेस करनी होगी, वो ये है कि हमें यहाँ से आके वर्जन अपडेट करना होगा। अच्छा, वर्जन अभी हम बड़े डिटेल में समझेंगे। तो एक जबरदस्त काम ये हो गया कि जो सबसे कॉमन एरर है इन लोगों के पास एरर है, भी आता हाँ। है, स्टूडेंट्स के पास। बिल्कुल तो ये कॉमन एरर हमारे पास ही आ गया, तो ये लोग बच गए। इनको बिल्कुल। फायदा हो गया। दूसरा ये है कि आपने रीडिप्लॉय करके दोबारा पब्लिश करके इनको वर्जन वाली चीज भी सिखा दी कि वर्जन वर्जन अभी और हम समझेंगे वैसे बाय द वे ना, डिटेल में जी। थोड़ा सा, ताकि आसानी हो जाए। तो एक चीज़, जब भी आप ये ऐड करें, या इन शॉर्ट कोई भी चेंज करें अपनी TS फाइल के अंदर, तो मेक श्योर पहले आप कंपाइल करें, और उसके बाद आपके जो भी प्रोसेसेस हैं जिससे भी आपने गुजरना है, अपने पैकेज को पब्लिश करना है, आप उस तमाम उस प्रोसेस से होके गुजरें। तो सबसे पहले आपने ये चीज़ ऐड की, उसके बाद आपने कंपाइल किया जावास्क्रिप्ट के अंदर, पैकेज डॉट जेसन के अंदर आके आपने ऑब्वियसली अपनी फाइल का रेफरेंस दिया, और पब्लिश कर दिया है लॉगिन करके। अब अगेन हम क्या करते हैं, अपने इस
प्रोजेक्ट को चलाने की कोशिश करते हैं टर्मिनल के अंदर। सो मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे आके मैं रन करता हूँ वही कमांड ts npx और अपने पैकेज का नाम जो कि था ये। मैं यहाँ पे आके एंटर करता हूँ। अब आप देखेंगे कि जिसने आपसे पहले परमिशन ली, आपने वाई का बटन प्रेस किया। बिल्कुल सही है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह लोकली मेरे पास मेरा प्रोजेक्ट चल रहा था, अब वो यहाँ पे भी अप एंड रनिंग हो गया है। और मैं ये कमांड आप लोग के साथ शेयर भी कर लेता हूँ चैट पे, ताकि आप सब अपने पास इसको ट्राई करें। ये मैं मैसेज कर देता हूँ टू एवरीवन इन अ मीटिंग और ये मैंने सेंड कर दिया। तो आप सब इस जरा कमांड को कॉपी करें और अपने अपने पास चलाएं, जब तक मैं इसको एक बार यूज़ भी करके देखता हूँ। कि लेट से मैंने जो नंबर फर्स्ट था वो 4 लिया, उसके बाद मैंने 6 लिया, ऑपरेटर मैंने बोला एडिशन और उसने मुझे रिजल्ट दे दिया 10। तो इट्स वर्किंग और बिल्कुल उसी तरह वर्क कर रहा है जिस तरह मेरे पास लोकली वर्क कर रहा था। सो आप लोग भी अपने पास जल्दी जल्दी इसको चला के देख लें। और फिर हम एक छोटी सी चीज़ रह गई है, पब्लिश वाला तमाम काम हमने देख लिया कैसे करना है। एक छोटी सी चीज़ है जिसको हम दोबारा समझ लेते हैं, वो है वर्जन का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सरमीन आगे चलें। जी, मैंने जस्ट आपने लाइव स्ट्रीमिंग पे भी, लिंक्डइन पे भी शेयर कर दिया आपका बिल्कुल टूल का नाम। ओके। सो अब बात ये आती है कि हमने अपना पैकेज बनाया और हमने इसको पब्लिश कर दिया। हमने अपना पैकेज बनाया और अपना पैकेज पब्लिश कर दिया। अब बात ये आती है कि इन फ्यूचर ऑब्वियसली हम अपने इस पैकेज को चेंज भी तो करेंगे, इसके अंदर डिफरेंट चेंजेस भी तो लाएंगे, इसको अपडेट भी तो करेंगे, इसके अंदर और फीचर्स भी तो ऐड करेंगे। तो वो कैसे शिप किए जाएं दोबारा npm रजिस्ट्री के ऊपर। तो उसके लिए जो भी आपके चेंजेस होंगे, ऑब्वियसली ये मेरी index.ts की फाइल है, मैं इसी में चेंजेस करूंगा। तो एक मिस्टेक मैंने जान की थी, अगर आप देख सकें तो यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट वन ऑफ, ऑफ डबल एफ के साथ है, वो खुल बंद वाला ऑफ आ गया यहाँ पे। तो ये क्या है, एक टाइपो है। बस अभी ये यहाँ ये वाली बात यहाँ तक रखते हैं कि मैंने एक जान के टाइपो रखी हुई है। दूसरी बात आती है यहाँ पे वर्जन्स का। अगर मैं आपको अपने पैकेज के पास लेके जाऊं npm पे, तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पैकेज का नाम तो आ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ इसके वर्जन भी मेंटेन हो रहे हैं। अगर मैं इसको खोलूं तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं इससे रिलेटेड। यहाँ पे एक और आपके पास टैब आ रहा है टू वर्जन्स का। टू वर्जन्स क्यों? क्योंकि एक में हमने देखा था, हमने गलती कर दी थी, हमने बगैर कंपाइल किए अपना कोड आगे पुश कर दिया था, तो एक वर्जन तो ये आ रहा है 1.00। लेकिन फिर हमने अपने जो मसला था, जो इशू था, उसको रिजॉल्व करके एक नया वर्जन जो अभी यहाँ पे दिख भी रहा है 1.01, उसके साथ हमने दोबारा पब्लिश किया था, तो वो भी मेंटेन हो रहा है यहाँ पे 1.01। अब ये क्या कन्वेंशन है कि 1.01? ये बेसिकली कन्वेंशन कहलाता है सैम्बर कन्वेंशन, वर्जन्स के लिए सैम्बर कन्वेंशन। अब ये जो पॉइंट है ना, इससे हर डिजिट जो सेपरेट है, बेसिकली ये एक स्टेज को रिप्रेजेंट करता है। क्या मुराद है मेरा, ये जो लास्ट वन है ना, ये आप तब चेंज करते हैं इसको 1 2 3 इस तरह चेंज करते हैं कि जब आप कोई पैच रिलीज कर रहे होते हैं, या आप कोई फॉर एग्जांपल बहुत माइनर से चेंजेस कर रहे होते हैं, कोई फिक्स कर रहे होते हैं, कोई टाइप ऑफ फिक्स कर रहे होते हैं, जो भी हम करेंगे। जो सेकंड पॉइंट के बाद जो डिजिट है, बेसिकली वो आप तब अपडेट करते हैं, अपडेट से मुराद इसको 1 2 3 आप तब करते हैं जब आप कोई माइनर अपडेट कर रहे होते हैं, जब आप कोई यूज़र एक्सपीरियंस बेहतर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई मैसेज अपडेट कर रहे हैं, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें अगर आप कोई माइनर रिलीज कर रहे हैं, तो आप अपना ये वाला जो डिजिट है इसको इंक्रीमेंट करते हैं बाय 1 बाय 2, जो भी आपको सही लगे। और ये वाला जो डिजिट है, जो फर्स्ट डिजिट है, बेसिकली इसका इंक्रीमेंट होता है जब आप कोई मेजर रिलीज कर रहे होते हैं, आप कोई नई फंक्शनैलिटी ऐड कर रहे होते हैं अपने पैकेज के अंदर। तो आई गेस ये तीन चीज़ें, फर्स्ट डिजिट मेजर रिलीज के लिए, सेकंड डिजिट माइनर रिलीजेस के लिए, थर्ड डिजिट आपके जो पैचेस होते हैं, जो फिक्सेस होते हैं, स्मॉल फिक्सेस जो होते हैं। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं कि भाई क्या है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक जान के मिस्टेक की है, सिलेक्ट वन ऑफ द ऑपरेटर, और यही स्पेलिंग में अपने
यहाँ पैकेज में भी देख सकता हूँ कि आप देख सकते हैं select one ऑफ OFF, हालांकि हमें पता है कि OF होना चाहिए था ऑफ। तो इसको मैं ठीक करता हूँ और मैं दोबारा उसी हायरार्की से होके गुजरता हूँ। अब मैं वो गलती नहीं करूंगा, ऑब्वियसली हम यहाँ पे लिखेंगे TSC, ये कंपाइल हो जाएगा। और अब मैंने पब्लिश करने से पहले मुझे पता है ये बहुत ही माइनर सा एक टाइपो मैंने फिक्स किया है, तो ये पैच है, इसको हम पैच बोलेंगे। तो मैं इसको 1 की जगह अब 2 कर दूंगा और अब अगेन मैं बस इसको पब्लिश कर दूंगा। मैं करता हूँ npm पब्लिश। आप देख सकते हैं मेरा ये वाला जो पैकेज है ये पब्लिश हो चुका है। अब अगर मैं इधर आऊँ तो टेक्निकली यहाँ पे 3 वर्जन आने चाहिए। मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, ये कुछ टाइम लेता है। अच्छा, मेरी आवाज़ तो क्लियर है ना? जी ज़रा बिल्कुल क्लियर। हाँ बस ठीक है। ठीक। आप देखें वर्जन अभी 2 थे, अब फौरन से 3 हो गए और जो सबसे लेटेस्ट था वो सबसे ऊपर आ गया, इसको टैग असाइन हो जाता है लेटेस्ट का, ठीक है। तभी चलें वो नहीं बताता, पहले मैं दोबारा इसको रन करके दिखाता हूँ। अब मैंने फिक्स कर दिया और वो कोड पब्लिश भी हो गया है। अब टेक्निकली जब मैं इस पॉइंट पे आऊंगा तो यहाँ पे सिलेक्ट वन ऑफ में सिर्फ एक एफ आना चाहिए, 2 एफ नहीं आने चाहिए। तो मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। वाई? क्योंकि नया ऑब्वियसली नया मैंने वर्जन अपडेट किया है। फर्स्ट नेम 5, सेकंड नेम 8। अब आप देख सकते हैं कि सिलेक्ट वन ऑफ, अब जो मेरा माइनर से जो टाइपो था वो मैंने फिक्स कर दिया और उसके साथ एक पैच रिलीज जो वर्जन का एक कन्वेंशन है उसको फॉलो करते हुए मैंने वो रिलीज आगे भेज दिया। अब मैं दोबारा वही करता हूँ, सब्सट्रैक्शन कर लेता हूँ तो मेरे पास -3 आना चाहिए। तो इसी तरह बस एक लास्ट करते हैं उसके बाद ये फिनिश। मैंने एक और इंटेंशनल चीज़ की हुई थी ताकि हम मेजर रिलीज भी दिखा सकें। वो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन था, यहाँ पे डिवीजन मैंने मिस किया हुआ है, जो कि एज अ एक फुल फ्लैज फीचर है, ठीक है। वो कोई छोटा सा बग फिक्स या पैच नहीं है, वो एक फीचर है जो कि मेरे कैलकुलेटर में ऐड हुआ है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि यार मैंने यहाँ पे अब मैं डिवीजन भी ऑफर कर रहा हूँ अपने कैलकुलेटर के अंदर। तो यहाँ पे मैंने डिवीजन लिखा और यहाँ पे ऑब्वियसली कुछ नहीं करना, एक एक और कंडीशन ऐड कर लेनी है डिविजन्स के लिए। तो मैं बोलता हूँ कि अगर मेरे पास जो ऑपरेटर है वो डिवीजन है तो कुछ नहीं करना, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, नॉट फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को चेंज कर देना। अच्छा, एक और मैंने जान के मिस्टेक की हुई थी, इसको नंबर की जगह मैंने फर्स्ट नंबर, और इसको भी ठीक कर देते हैं अपना, ये भी एक बड़ी मिस्टेक थी तो इसको भी हर जगह सही कर देते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास एक जो मेजर फिक्स था कि हमने एक नया फीचर रिलीज करना है वो भी आ गया है। तो अब अगेन इसको TSC के थ्रू मैं कंपाइल कर लेता हूँ और अब क्योंकि ये एक मेजर रिलीज थी, ये कोई माइनर रिलीज नहीं थी, मैंने एक फीचर इंट्रोड्यूस करवाया अपनी एप्लीकेशन या अपने कैलकुलेटर के अंदर, तो मैं अपना जो फर्स्ट डिजिट है उसको +1 करूंगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि हो सकता है ये छोटा सा एक फीचर हो लेकिन हमारी एप्लीकेशन क्योंकि है ही कैलकुलेटर बेस्ड, तो हमारे लिए एक और ऑपरेशन ऐड करना एक बड़ा फीचर कहलाएगा और हम उसके हिसाब से अपनी मेजर जो डिजिट है उसको 1 का इंक्रीमेंट देंगे। मैं अगेन डबल चेक कर लेता हूँ कि इज देयर एनी मिस्टेक जो मैंने और इंटेंशनल अगर की हुई है तो आई गेस देयर इज नो मिस्टेक। चलें, बस हमने यही करना था। अब अगेन वही कि हमने कंपाइल कर लिया है, हमने अपने वर्जन को भी अपडेट कर लिया। अब मैं करता हूँ npm अगेन पब्लिश। ये भी पब्लिश हो गया है और अब अगर मैं दोबारा अपने npm रजिस्ट्री पे जाके देखता हूँ तो मेरे पास एक नया वर्जन आना चाहिए जो कि 2.0.2 होगा। टेक्निकली ये 2.0.0 होना चाहिए था लेकिन ऑब्वियसली अभी हम टेस्ट कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, आप लोग मेंटेन कर लेंगे अपने हिसाब से। तो अब देख सकते हैं एक नया वर्जन आ गया है 2.0.2। अब मैं दोबारा इसको चेक करके देखता हूँ कि मेरे पास डिवीजन की फंक्शनैलिटी आई कि नहीं आई। मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ पे जाके मैंने दोबारा npx M6RA2 कैलकुलेटर को चलाने की कोशिश की। दोबारा मेरे पास नया ऑब्वियसली नया वर्जन आया तो वो दोबारा पूछेगा प्रोसीड करना है 5/2। तो अब देखें अब मेरे पास एक और ऑपरेशन आ गया है जो कि डिवीजन का है। मैं बोलता हूँ डिवाइड तो ऑब्वियसली मेरे पास पॉइंट के अंदर वैल्यू आ जाएगी। ये तमाम आई गेस
अगर मैं इसको या आप इसको फ्लो में लेके चलें तो ये 2 से 3 मिनट का काम है। और मज़े की बात ये है कि कुछ चेंज नहीं करना। जब भी आपने इस तरह की कोई पैकेज रजिस्ट्री पे पुश करनी है, सेम कमांड्स होंगी जो आपने फॉलो करनी है। अपनी मेन फाइल के अंदर आके ये ऐड करना है, पैकेज के अंदर आके बिन की प्रॉपर्टी ऐड करनी है, और मेक श्योर कि आपके पैकेज का नाम जो हो वो यूनिक हो। बाकी वर्जन तो आपकी जिस तरह आप अपने पैकेज को अपडेट कर रहे होंगे, उसके अंदर चेंजेस कर रहे होंगे, उसके बेस के ऊपर आप इसको अपडेट करते रहेंगे। और हमने देख लिया कि कन्वेंशन किस तरह फॉलो करना है। जी अमीन भाई। जबरदस्त। तो अच्छा, अमित हमने देखा क्या, तब पहले हमारा एक पूरा कोड था जो लास्ट क्लास में हमने करा था, नए से सारी इंस्टॉलेशन करी थी, जिसमें हमने कैलकुलेटर भी बनाया था और कैलकुलेटर चला के भी देखा था। तो आज का गोल था कि उस कैलकुलेटर को एक कमांड बना दो, एक टूल बना दो, और वो टूल खुद भी यूज कर लें और दूसरे लोग भी यूज कर लें। तो आपका टूल मैं देख रहा हूँ काफी लोगों ने यूज करा है, वो बता भी रहे हैं कॉमेंट्स में कि टूल उनके पास सही चल रहा है, कैलकुलेटर काम कर रहा है माशाल्लाह। तो ये तो जबरदस्त काम हो गया, कैलकुलेटर बन गया। तो आज के इसमें हमने दो चीजें करी हैं। एक हमने करा है कि कोड में कुछ चीजें चेंजेस करी हैं, दूसरा है दो हमने नई कमांड सीखी हैं। पहला आपने क्या करा, आप अपने कोड में आए सिंपल, और आपने सबसे टॉप के ऊपर एक कुछ लिख दिया जो हैश से आपने स्टार्ट करा, और उसके आपने लिखा क्या, पहले हैश है, हैश के बाद एक्सक्लेमेशन का साइन है, फिर स्पेस है, फिर आपने कुछ लिखा है स्लैश यूएसआर स्लैश बिन, थोड़ा सा उसको जूम करेंगे, स्लैश env स्लैश और स्पेस नोट। आपने ये एक तरह का ना कुछ मतलब कोड लिखा है यहाँ पर ना, और शुरू में हैश एंड एक्सक्लेमेशन का साइन लिखा है। तो आपने इसका नाम मुझे बताया शिबैंग, जो सबको बताया शबैंग शिबैंग। बिल्कुल। तो एक्चुअली ये जस्ट नाम है, शिबैंग एक यूज किया जाता है मार्केट में कि भाई आप कुछ चीज को अगर यूज कर रहे हो तो उसका एक यूनिक नाम भी आ जाता है, नाम तो अनाउंस हो ही जाता है। तो ये नाम आ गया। तो इसका मकसद आपने बताया कि ये एक बाइनरी फाइल बना रहा है हमारी, और बाइनरी फाइल का कॉन्सेप्ट क्या है, बिन डायरेक्टरी का कॉन्सेप्ट क्या है कि जब ये कोड हमारा रन होगा, चल जाएगा सारा, तो हम इसकी एक बिन फाइल बनाएंगे। बिन फाइल का कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक होता है कि आपने प्रोग्रामिंग लिखी टाइपस्क्रिप्ट, सही है, लिख ली, चल गई, जबरदस्त काम भी कर रही है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपने इस टाइपस्क्रिप्ट को मशीन को समझाना है। अब हमारे केस में हम तो मशीन को समझा रहे हैं, लेकिन एक केस है कि हमारे केस में हम मशीन को समझा रहे हैं, हमारे पास सब चीजें स्टोर है, हमारे पास टाइप सिर्फ स्टोर है, नोट जेएस स्टोर है, पूरा कोड रखा हुआ है, फिर हम उसको समझा पा रहे हैं। लेकिन जब हम इसको कुछ इस तरीके का काम करेंगे कि हम इसको किसी दुकान पे रखवा दें, फॉर सपोज होता है ना मिल्क पैक, मिल्क पैक और आम दूध में क्या फ़र्क है? आम मिल्क में क्या फ़र्क है? आप बोलेंगे बहुत ज़्यादा, कंपनी का फ़र्क होगा और क्या फ़र्क होगा, थोड़ा बहुत टेस्ट का, लेकिन फ़र्क ये है कि जब उसने उसको दुकान पे भेजा, तो उसने उसको पैक करा डब्बे में, और डब्बे में पैक करने के बाद उसने उसमें कुछ ज़ाहिर-सी बात है केमिकल्स डाले, कुछ चीज़ें ऐसी डाली ताकि वो एक्सपायर ना हो, उसकी एक एक्सपायरी डेट बनाई। तो वही काम हमने यहाँ करा मिल्क पैक वाला, कि जब हमने अपना कोड उठा के किसी और को दिया, मतलब एनपीएम को दिया, एनपीएम हम हमने लास्ट टाइम सपोज़ करा था ये एक रजिस्ट्री है। अगर आसान ज़बान में हमने बोला था ये एक शॉप है। तो हमने जब एनपीएम की शॉप पे दिया तो हमने मिल्क पैक की तरह उसको रैपर में पैक कर दिया, और हमने बता दिया जब भी आपको ये यूज़ करना हो तो ऊपर एक इसका कवर लगा हुआ, कवर आपने खोलना है और इसको यूज़ कर लेना है। तो वही काम यहाँ पर हुआ है कि हमने अपने कोड में सबसे टॉप पर एक बाइनरी फाइल बनाने के लिए कमांड लाइन का इंटरफ़ेस दे दिया है कि भाई जब भी ये चले तो ये नोड पे चलेगा। बस इस लाइन का ये कॉन्सेप्ट है, जब भी ये रन होगा तो नोड में रन होगा, और कुछ नहीं है। बिल्कुल आप ये समझ लें कि आपका एक कोड है, आपने वो कोड ज़ाहिर-सी बात है कि कहीं पे देना है आगे, तो आप आगे जहाँ देना है उसको बताएँगे ना कोड क्या करना है, तो आपने यहाँ बता दिया भई ये कोड नोड पे रन होगा, जब भी रन होगा। अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं कभी भी कि ये नोड पे रन होगा, क्योंकि एक बार कोड में बता दिया, बात खत्म हो गई है। अब जो भी यूज़ करेगा ना उसको ये टेंशन नहीं है कि भई ये कोड मुझे नोड में यूज़ करना है, क्योंकि ये काम मुबशिर भाई ने ऑलरेडी कर दिया। दूसरा मुबशिर भाई ने काम करा, एक लाइन तो चले कोड में एड हो गई, बाकी कोड तो नीचे वाला सिमिलर है जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। दूसरी अब आ गया पैकेट.जेएसपी पे। आपने क्या करा, आपने कहा कि प्रॉब्लम ये थी, जब लास्ट टाइम हमने क्लास में डिस्कस करा था कि हमारी पैकेट.जेएसपी की जो फाइल है वो एक इंस्ट्रक्शंस फाइल है। इंस्ट्रक्शंस फाइल से मुराद है कि अगर मेरे पास मैंने बाइक खरीदी तो बाइक का एक बुकलेट आया, उसने बताया कि इस बाइक को इस्तेमाल कैसे करना है, इसमें क्या-क्या लगाना है, क्या नहीं लगाना। तो ये इस तरह का बुकलेट था उसका। तो ज़ाहिर-सी बात है जब हमारी फाइल, पहले हम मिल्क बेच रहे थे खुला वाला, अब हम बेच रहे हैं मिल्क पैक, पैक करने के बाद उसको डब्बे में पैक करके भेज रहे हैं। तो हमें इसकी इंस्ट्रक्शंस में भी बताना होगा कि इसका कवर बटन कहाँ लगा हुआ है, मतलब कहाँ पे इसका कवर लगा हुआ है। क्योंकि आप कोई भी देखा है ना आपने कोई रैपर कोई चीज़ खरीदते हैं रैपर वाली, तो उसपे लिखा होता है ना यहाँ से इसको कट करना है। हाँ केयर आप करने के लिए चॉकलेट भी बताया जाता खरीदते हैं तो उसपे लिखा होता है कहाँ से इसको कट, केचअप आपके बर्गर वाले के पास जाते हैं तो केचअप के ऊपर एक छोटा-सा निशान होता है, वहाँ से उसको खींच के और उसको इस तरह से ओपन कर देते हैं, फाड़ देते हैं उसको ताकि आप इसको इस्तेमाल कर सकें। तो यहाँ पर भी ना उन्होंने बताया कि जब भी ये
मिल्क पैक का डब्बा ओपन होगा तो ये index.js की फाइल है, ये चलेगी। जिस तरीके से हमने डिस्कस करा था कि केचप को हमने फाड़ के यूज करना है तो उस पर कट लगा होता है, तो ये समझ लें वो कट है, इसने ये बता दिया कि जिसकी बाइनरी डायरेक्टरी है वो index.js है, और index.js वही वाली डायरेक्टरी है जो कंपाइल होने के बाद बन रही है टीएस से। क्योंकि हमने कहा था हमारी मेन जो फाइल है ना वो है जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट नहीं है। टाइपस्क्रिप्ट सिर्फ है डेवलपर की लैंग्वेज। डेवलपर की लैंग्वेज से मुराद ये है, हमने लास्ट क्लास में एक और चीज डिस्कस करी थी कि एक मजदूर है, उस मजदूर को जब हम काम करवा रहे हैं तो हम उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि भाई इस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आपने काम करना है ताकि काम में गलती ना हो। तो टाइपस्क्रिप्ट ना वो मजदूर की लैंग्वेज है, तो वो काम करके चले जाता है, घर बन जाता है, तो वो घर जो नजर आ रहा होता है वो जावास्क्रिप्ट का आ रहा होता है आपको। तो मुबशिर भाई ने भी काम टाइपस्क्रिप्ट पे करा, लेकिन उसके बाद मुबशिर भाई ने कंपाइल करने के बाद उसकी टीएस बना दी, मतलब टाइपस्क्रिप्ट बना दी। तो जाहिर ओ सॉरी जावास्क्रिप्ट बना दी। काम टाइपस्क्रिप्ट पे करा, कंपाइल करने के बाद जावास्क्रिप्ट बना दी। तो उसी जावास्क्रिप्ट की फाइल को हमने यहाँ डिफाइन करा है कि जब भी आप इस मिल्क पैक को ओपन करेंगे तो उसके ऊपर कवर है, यहाँ से आपने ओपन करना है, यहाँ से यूज करना है। तो दो काम हुए। पहला काम टीएस के अंदर हमने शीबैंग यूज करा। शीबैंग का मतलब उस फाइल को एग्जीक्यूटेबल बनाया, मतलब एक खुले हुए दूध को पैक करा पैकेट में। दूसरा हमने काम ये करा कि इसकी पैकेट डॉट जेसन में आगे बिन की फाइल बता दी कि बिन की फाइल इंडेक्स डॉट जेएस है, मतलब हमने ये बता दिया कि इस केचप को या दूध को कहाँ से ओपन करना है इस्तेमाल करने के लिए। दो चीजें हमने यहाँ बताई हैं। फिर तीसरी चीज हमने ये बताई है, तीसरी हम थोड़ा सा आगे बढ़े, हम कमांड पर है। कमांड पे हमने सबसे पहले काम क्या करा, हमने npm पे एक अकाउंट बनाया। तो npm का एक बार दिखाएंगे ब्राउजर पे, ये रहा। तो जिस तरीके से आप बाकी अपने गूगल पे इंटरनेट पे चीजें यूज करते आ रहे हैं, हर जगह जाके आप कोई ना कोई अकाउंट क्रिएट करते हैं ना, तो इसी तरीके से एनपीएम हमने क्या कहा था, एनपीएम एक ऐसी शॉप है जिसके पास नोड जेएस की दुनिया की सारी मतलब मोस्टली डिपेंडेंसीज रखी हुई है, मतलब पैकेजेस रखे हैं। तो वो पैकेजेस लास्ट क्लास में हमने इंक्वायरर का यूज करा था किसी और का, इस बार हमने अपना पैकेज बना के रखा है। हमने कहा हम भी तो कुछ रखवाएं अपना बना के, हम भी डेवलपर हैं, जाहिर सी बात है। तो वो जो एनपीएम है ना, एनपीएम के पास तो दुनिया के हजारों लोग हैं, तो जाहिर सी बात है उसने तरीकेकार ये यूज करा हुआ है कि जो भी आएगा अपना अकाउंट बनाएगा, ताकि पता तो लग सके ना ये मुबशिर भाई कौन है और मैं कौन हूँ, सर कौन है। तो डिफरेंशिएट तो जब भी होगा ना, सबके अकाउंट होंगे। फेसबुक पे भी सबके अकाउंट अलग अलग होते हैं, नाम आ रहे होते हैं। तो एनपीएम पे एक अकाउंट इस तरह आपने कर लिया, एक काम और हो गया। फिर आपने ये करना है कि आपका कमांड जो है जिसको आप सारे कोड कर रहे हैं, उसको क्या पता है कि आपका अकाउंट कौन सा है। इसको तो नहीं मालूम ना कि मुबशिर भाई का कौन सा अकाउंट है, हो सकता है मुबशिर भाई के दो अकाउंट हो, तीन हो, या हो ही ना। तो जब मुबशिर भाई ने यहाँ पर npm स्पेस लॉगिन लिखा, अब हम क्योंकि डेवलपर है ना, हम सारा काम कमांड से करते हैं। पहले हम जाके सब चीजें ब्राउजर पे करते थे, हमारे पास अच्छा सा बटन आ रहा होता था ब्लू कलर का, रेड कलर का। अब हम कमांड से करते हैं। ब्राउजर पे हमें आसानी होती थी, माउस से सारा काम हो जाता था। कमांड में लिखना पड़ता है चीजों को। तो यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने चीज ये करी, जो एनपीएम का अकाउंट बनाया था उसको यहाँ लॉगिन करवाया कमांड में। जब उन्होंने एनपीएम लॉगिन करके इंटर करा तो उसने खुद ही ब्राउजर का इनको पॉपअप दे दिया, ब्राउजर पे गए, लॉगिन वगैरह करके आ गए। तो इन शॉर्ट इसका काम ये था, इसने वैलिडेशन कर ली, हाँ भाई एक मुबशिर भाई का अकाउंट है और मुझे मालूम है, मेरे पास लॉगिन हो गया। अब दूसरा काम क्या था, दूसरा काम ये था कि जो हमने मिल्क पैक के डब्बे बनाए थे उसको हमें गोदाम पे या शॉप पर भेजना है, फ्रेट के थ्रू, किसी भी मतलब ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू भेजना है, ताकि वो वहां पर चला के बेच तो सके। अभी तो फैक्ट्री है ना हमारी, फैक्ट्री में मेरा सामान रखा हुआ, अभी दुकान पे नहीं गया है। तो जब मुबशिर भाई ने npm पब्लिश की कमांड चलाई, तो पब्लिश का मुराद है पब्लिश, और इसको आसान जबान में बोल सकते हैं हम कि वो दुकान पे चले गया। तो मिल्क पैक के जो हमने डब्बे बनाए थे वो सारे शॉप पे चले गए। अब शॉप से ना इजीली शॉप वाला उसको जितने चाहे लोगों को बेचे। फिर हमने वही npx जब हमने उसको पब्लिश करा तो उसके हमारे पास का नाम आ गया, नाम ये वाला आया जो हमने प्रोजेक्ट का नाम रखा हुआ। बस एक ख्याल हो, नाम यूनिक हो। उसकी रीजन प्रॉब्लम ये है कि दुनिया में हजारों लोगों की प्रोडक्ट है, सब नाम कॉपी नहीं कर सकते ना भाई, कॉपीराइट आ जाएगा तो अगला करने नहीं देगा। मैं किसी और का नाम कॉपी थोड़ी कर सकता हूँ। मैं अगर चॉकलेट बनाऊं, मैं डेली मिल्क नाम थोड़ी रख सकता हूँ। हाँ डेली मिल्क 2 रख लूँ तो मैं बात अलग है। तो यहाँ पर नाम यूनिक होना चाहिए, तो यूनिक नाम है, तो यही नाम हमारा पब्लिश हो गया। अब जब भी हमने npx और ये कमांड को लिखा, एंटर करा, तो उसने कुछ इंस्ट्रक्शन है उसकी, यस और नो, एक्स वाई जेड, वो खाली फॉलो करनी, थोड़ा सा इंटरनेट चाहिए होता है उसके लिए। उसके बाद हमने 2+2 करवाया, जो भी कैलकुलेटर के फंक्शन थे वो करवाए, वो सारे हो गए। तो हमें क्या समझ में आया कि हमने अपना टूल बनाकर npm पे रख दिया। दो चीजें, दो बार दो फाइलों में चेंज करा, एक index.ts में, एक package.json में। दूसरा हमने काम ये करा, दो कमांड चलाई, एक npm लॉगिन की और एक npm पब्लिश की। तो ये दोनों कमांड चलाने से हमें फायदा ये हो गया कि हमारा टूल अब सबके पास एक्सेस हो रहा है और सब लोग यूज कर सकते हैं। अब ये लोग भी अपना टूल बना के हमें दे सकते हैं। तो मुबशिर भाई इसमें कुछ आप ऐड करेंगे या सही बताया मैंने? नहीं, बिल्कुल ये समझे आपको पूरा समराइज़ कर दिया आज का पूरा, जो भी हमने अभी तक
चीज़ें फॉलो की हैं, इंडेक्स से लेके पब्लिश करने तक, और उसमें जितने भी कन्वेंशंस थे कि नेमिंग कन्वेंशंस और तमाम चीज़ें, वो आई गेस हमने सब कवर कर लिया है। इसको बहुत ही आप लोग ईजी लें। ऑब्वियसली अगर आप लोग इसको बहुत ही उस तरह सोचेंगे, टेक्निकली सोचेंगे, तो हो सकता है मुश्किल हो जाए। बहुत सिंपल लेके चलें। ये नहीं समझ आ रहा है क्या है, कोई मसला नहीं है, बस आपने यही वाली यार कमांड हर फाइल पे चलानी है। अच्छा जी यार, सर। अब ये ना हमने ये तो सीख लिया कि एक्सिक्यूटेबल कैसे शेयर करते हैं, लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं, मगर हमारा ये पहला प्रोजेक्ट है, तो ये करते हैं कि आप ये सीखते हैं कि कोड कोड भी हम ये वाला कोड ना सबसे शेयर करते हैं, और ये कोड गिटहब के थ्रू शेयर करते हैं। हम्म। मैं तो गिटहब डेस्कटॉप इस्तेमाल करता हूं क्योंकि बहुत ही आसान है, बच्चों वाला खेल है। अमीन, आप क्या इस्तेमाल करते हैं? सर मैं कमांड लाइन हाँ, तुम मुझे प्रोफेशनल कमांड वाला लाइन काम आसान कर, लगता है। तुम्हें कमांड लाइन आसान लगती है। मुबशिर, तुम क्या करते हो? सर मैं भी कमांड लाइन इस्तेमाल करता हूँ। हाँ, सही है, हर एक का अपना है। तो पहले ये करते हैं, तुम लोग जरा सा मुबशिर कमांड लाइन से सिखाओ इनको गिटहब पे जाके अकाउंट बनाना, फिर रिपोजिटरी बनाना, फिर उसमें पुश करना, फिर सारा, फिर डेस्कटॉप वाला तो तुम लोग 1 मिनट में कर ही लोगे। ठीक है, सही है। आखिर में हम तो डेस्कटॉप ही बताएंगे, ताकि बिल्कुल जो नए वाले हैं ना। हम्म, हम्म, सही है। तो जिस तरह सर ने बताया कि चलें, हमने अपना एंड प्रोडक्ट तो सबके साथ शेयर कर लिया। जो हमने प्रोजेक्ट बनाया था, जो कैलकुलेटर बनाया था, उसे एग्जीक्यूटेबल बना के उसको पब्लिश करके हमने एंड प्रोडक्ट तो शेयर कर दिया कि लोग उसको कैलकुलेटर को यूज़ कर सकें। लेकिन लेट सपोज अगर किसी को इंटरेस्ट है कोड बेस के अंदर कि भाई ये मैंने कैसे बनाया है, तो वो हम कैसे किसी के साथ शेयर करें, कैसे एक्सेसिबल बनाएं सबके लिए। तो उसके लिए हमारे पास ऑब्वियसली एक प्लेटफॉर्म है गिटहब। अगर मैं जाऊँ गिटहब के ऊपर और लेट मी गो github.com, इसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है कि ये रिमोट रिपॉजिटरी है, कि आप अपने कोड को क्लाउड पे रख सकते हैं, सेव कर सकते हैं, और ऑब्वियसली हर रिपॉजिटरी, हर फोल्डर के अगेंस्ट, हर कोड बेस के अगेंस्ट आपको यूआरएल मिलता है, और फिर वो आप यूआरएल किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो आपके कोड बेस को देख सके। अब जो आपका प्रोजेक्ट होता है या आपका जो रिपॉजिटरी होती है, वो या तो पब्लिक होती है या फिर प्राइवेट होती है। पब्लिक होती है तो सब देख सकते हैं, प्राइवेट होती है तो ऑब्वियसली वो पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं होती। सो हम यही करते हैं कि मैं ऑब्वियसली अपनी, मेरा गिटहब का अकाउंट बना हुआ है, अगर आप लोग का नहीं बना हुआ तो आप लोग गिटहब पे जाके अकाउंट बना दें। बहुत सिंपल है, जिस तरह आप डिफरेंट और प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपना अकाउंट बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह बनाते हैं। तो ये आ गई मेरी प्रोफाइल, ठीक है, जिसमें मेरा नाम और जितने भी मैंने प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किए हैं तमाम चीज़ें फ़िलहाल मेरे पास शो हो रही हैं। अब हमने एक नया प्रोजेक्ट बनाना है, एक नया फ़ोल्डर बनाना है। आप लोग के पास यहाँ रिपॉज़िटरीज़ के अंदर 0 आ रहा होगा, मेरे पास 110 आ रहा है, ठीक है? तो ये थोड़े से चेंजेज़ होंगे, बाकी सब यही होगा। तो अब हम क्या करते हैं, हम अपने कैलकुलेटर को या कैलकुलेटर के अपने कोड को हम पुश करने की कोशिश करते हैं इस गिटहब, इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, ताकि सबको हमारा कोड बेस भी एक्सेसिबल हो। मैं यहाँ पे आके न्यू करता हूँ। अगेन स्टेप फॉलो कर लेते हैं। मैंने क्या करना है, मैं अपनी गया प्रोफाइल के ऊपर, जो सबसे सिंपल स्टेप है, और उसके बाद मैं गया रिपॉजिटरीज़ के अंदर, और यहाँ पे आपके पास ये न्यू का बटन आ रहा होता है, ठीक है? आपने न्यू पे गए आप, यहाँ पे आपने अपनी रिपॉजिटरी का नाम देना है। अच्छा, इसमें अच्छी बात ये है कि ये ग्लोबली यूनिक नहीं होना चाहिए। ये आपके अकाउंट लेवल इस प्रोजेक्ट का नाम यूनिक होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मुबशिर इम्तियाज़ जो मेरा अकाउंट है, इसमें पहली अगर कोई सिंपल कैलकुलेटर बना हुआ है, तो मैं दोबारा सिंपल कैलकुलेटर नहीं बना सकता। इसमें ये नहीं है कि इन जनरल के सब अकाउंट्स में इस नाम का नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं। बस मेरे अकाउंट में ये नेम यूनिक होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि भाई सिंपल कैलकुलेटर, वो नीचे वैलिडेट भी कर रहा होता है कि ये मौजूद है कि नहीं है। तो सिंपल कैलकुलेटर मेरे पास अवेलेबल है, मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। अब दूसरी बात, आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। अगर आप देना चाहें तो फॉर एग्जांपल मैं आप छोटी सी डिस्क्रिप्शन देता हूँ कि भाई दिस इज़ ए सिंपल कैलकुलेटर, ठीक है? अब इसकी एक्सेसिबिलिटी, कि ये सबके लिए अवेलेबल होना चाहिए या सिर्फ कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो सिर्फ आपके लिए ही अवेलेबल हो। तो मैंने ये सबके लिए अवेलेबल करना है, ठीक है?
बाकी और भी इसमें कुछ चीज़ें, अभी हम इन चीज़ों में नहीं पढ़ते कि भाई कैसे आप इनिशियलाइज कर सकते हैं गिट रिपॉजिटरी के अंदर एक रीडमी फाइल, या फिर गिट इग्नोर क्या होता है, लाइसेंसिंग क्या होती है, अब हम उसमें नहीं आते। ठीक है, बस मैं क्या करता हूँ, इन तमाम कॉन्फ़िगरेशंस के साथ, इन तमाम सेटिंग्स के साथ अपना रिपॉजिटरी को क्रिएट कर देता हूँ। बिल्कुल सही है, मेरी रिपॉजिटरी बन चुकी है। आप देख सकते हैं सिंपल कैलकुलेटर, एक पब्लिक डायरेक्टरी या एक पब्लिक रिपो बोलते हैं इसको, रिपॉजिटरी को, रिपो बन चुकी है। और ये कुछ सेट ऑफ कमांड्स हैं जो उसने मुझे बोला है कि आप अपने लोकल कोड बेस के अंदर जाके ऐड करें। तो फिर क्या होगा, आपका लोकल कोड बेस और ये गिट की रिमोट रिपो लिंक हो जाएगी। इससे मदद क्या होगी, इससे फ़ायदा क्या होगा, फिर मैं आराम से अपना कोड, जिस तरह अभी मैं लॉगिन होने के बाद npm पे अपना कोड npm रिपॉजिटरी के ऊपर पुश कर रहा था, उसी तरह अब मैं जब ये कमांड्स में तमाम एग्जीक्यूट कर लूँगा अपने प्रोजेक्ट के अंदर, फिर ये होगा कि मैं अपने कोड को भी इस रिपो के अंदर पुश कर सकता हूँ। लेकिन फ़र्क बस ये होगा कि वो पैकेज एंड रिजल्ट जो हमारा था वो पब्लिश हो रहा था, यहाँ पे हमारा कोड बेस जा रहा होगा। यहाँ तक किसी को कुछ ऐड करना है किसी ने? जबरदस्त काम हो गया। पहले आपने एनपीएम पे एक अकाउंट बनाया था, उसी तरह आपने कहा है गिटहब पे अकाउंट बनाना है, तो दोनों चीजें बिल्कुल, सिमिलर है। उसके बाद एग्जैक्टली। आपने एक एडिशनल काम ये करा है। जिस तरीके से हम क्या करते थे, जब हम कोई भी कोड कर रहे थे ना, हम फोल्डर बनाते थे। तो आप हमने गिटहब पे भी आके ना, समझ लें एक तरह का रिपोजिटरी बनाएंगे। रिपोजिटरी मतलब जहाँ पर हम अपना सारा कोड रखेंगे। फोल्डर में भी हम यही करते थे, फोल्डर बनाते थे, उसमें सारा कोड रखते थे, समझ लें इनके ऐसे फोल्डर। यहाँ पे एक रिपोजिटरी बनाएगी। जब हमने रिपोजिटरी बनाई तो उसने 2-3 सवाल पूछे, नाम पूछा, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन पूछ ली। बस जो जो सवाल के जवाब नॉर्मल होते हैं एक फोल्डर बनाते हुए भी, वही नाम से यहाँ दे दिए। जब बनाए तो वो कंप्लीट बन गया, सारा काम हो गया। अब उसने ये बताया इस रिपोजिटरी को यूज कैसे करना है, तो ये इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है उसने। अच्छा, इस इंस्ट्रक्शन के शुरू में एक लिखा हुआ है GIT, गिट। तो इसका मतलब ये कोई टूल है जिसको हमें इंस्टॉल भी करना होगा। जी सर। ठीक है, तो ऑब्वियसली अब गिटहब तो एक रिमोट हमारे पास रिपो है जहाँ पे हम अपना कोड होस्ट कर सकते हैं ताकि हम लोगों के साथ शेयर कर सकें। लेकिन अब लोकली भी तो कोई ऐसा एजेंट हमारे पास मौजूद होना चाहिए है जो कि बेसिकली जानता हो कि वाकई ही कैसे हमें अपना जो लोकल कोड है वो इस गिटहब के ऊपर पुश करना है। तो वो आता है ये गिट। ये गिट भी आपको लोकली इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक गिट इंस्टॉल करने से फिर आप क्या कर सकते हैं, अपने पूरे कोड की वर्जन मैनेजमेंट कर सकते हैं, अपने पूरे कोड का ट्रैक रख सकते हैं, और इसी की मदद से आप अपने कोड को गिटहब के ऊपर पुश कर सकते हैं। सो अब इसको इंस्टॉल कैसे करना है, वो बहुत सिंपल है। आप इसको गूगल कीजिए, कर लीजिएगा, आपके पास डिफरेंट कमांड्स आ जाएंगी, या आपके साथ लिंक शेयर कर दिया जाएगा कि गिट कैसे इंस्टॉल करना है। आई गेस अमीन भाई अभी के लिए सही है। अभी के नहीं है। अच्छा, जैसे उनको इतना बता दें कि अपना कोड ना पुश कर सकें, बस इतना कर दें, शॉर्ट में ही रखें। हम्म। गिट नहीं, आई इंस्टॉल कर गेस लेते हैं, और गिटहब का डेस्कटॉप सर ने जो बताया था, गिटहब डेस्कटॉप वो इंस्टॉल कर लेते हैं। दो चीज़ ठीक इंस्टॉल कर लेते ठीक है, सही है। तो मैं आता हूँ अपने दोबारा कोड पे। गिट मेरे पास पहले ही प्री इंस्टॉल्ड है, आप लोग को इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, किस तरह, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल की थी, जिस तरह आपने डिफरेंट और टूल इंस्टॉल किए थे, इसी तरह गिट भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आप कमांड लाइन प्रेफर करते हैं। अगर आप कमांड लाइन प्रेफर नहीं करते तो और भी टूल हैं जिसकी मदद से आप ये काम कर सकते हैं। वो कौन सा है, वो है गिटहब डेस्कटॉप। तो यहाँ पे अगर आप ऊपर हैं। हैं तो आपके ऑप्शन पास हमारे एक पास बहुत हैं। ऑप्शन से बिल्कुल। मुराद है हमारे पास VS कोड के थ्रू भी पुश होता है। ऐसा लेकिन ही है। सर क्या करें, VS कोड वाला पुश करें या गिटहब डेस्कटॉप वाला करें या कमांड लाइन वाला? सर से अभी डिस्कशन। शुरू में कमांड लाइन वाला करें, फिर डेस्कटॉप वाला करेंगे। ठीक है, अच्छा, कमांड लाइन वाला पहले करें, सही है। सही है। तो अब हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं इन तमाम इंस्ट्रक्शंस के साथ जो इन्होंने हमें बताई है कि हमने किस तरह बेसिकली अपने प्रोजेक्ट के अंदर इस रिमोट रिपो को इंटीग्रेट करना है या इसको मैप करना है, ताकि हम अपने कोड को इस रिपो में, जो सिंपल कैलकुलेटर की रिपो बनी है, इसमें पुश कर सकें, या फोल्डर बना है इसमें पुश कर सकें। तो यहाँ पे इसने मुझे बताया हुआ है, दो ऑप्शन बताए मैं, कि या तो आप एक नई रिपो बनाएं कमांड लाइन के ऊपर, या अगर पहली एग्जिस्टिंग है तो आप क्या करें, ये वाली कमांड यूज़ करें। तो हमारे पास पहली फोल्डर बना हुआ है, ऐसा ही है, तो हम ये वाली कमांड्स फॉलो करेंगे, और हमने कोड भी पहले किया हुआ है। तो ये दोनों स्टेप्स में से आप फॉलो करेंगे कि आपका यूज़ केस क्या है। आपका या तो ये वाला यूज़ केस हो सकता है, या फिर ये वाला यूज़ केस होता है। मैं ये वाला फॉलो कर रहूँगा क्योंकि मेरे पास पहले ही प्रोजेक्ट इनिशियलाइज्ड है और उसके अंदर कोड बेस तमाम चीज़ें हुई हुई हैं।
और अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आता हूँ। अच्छा, एक काम करें, जो इनिशियलाइज है ना, थोड़ी देर के लिए वो डॉट गिट की फाइल अगर हटा सकते हैं, हटा दें, शुरू से ही करवा दें। आप रिपीट करें। आपके पास जो इनिशियलाइज है ना, आप उसको थोड़ी देर के लिए डिलीट कर दें, दोबारा से करवा दें, ताकि इन चलें फिर लोगों हम फ्रॉम को स्क्रैच करते हैं, 1 मिनट मैं कर लेता डॉट गिट आ रही होगी ना आपके पास, वो हिडन में, वो डिलीट कर दें तो हिस्ट्री चली जाती है। चलें, हाँ ऐसे हूँ। कर लें, ये भी सही है। हो जाएगा, मसला नहीं हो तो अभी करना चाहें तो यहाँ से भी हो जाएगा। अच्छा चलें, अब ये तो अभी सर स्टेप बाय मुबशिर स्टेप क्या कर हम रहे ये हैं, जो यहाँ सेक्शन लिखी हुई है सर मुबशिर 1 बाय 1 इसको फॉलो करते हुए जा रहे हैं। पहली वाली, आपके पास दोनों ऑप्शन थे, लेकिन सर पहली वाली इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोगों को भी ये वाला जवाब मिल जाए कि कैसे होता है। मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे जो पहली कमांड थी इसको कॉपी किया और अपनी कमांड लाइन पे इसी ही फोल्डर के अंदर जिसको मैं चाहता हूँ, जिसका कोड मैं चाहता हूँ मैं गिटहब के ऊपर पुश करूँ। ये इसका ख्याल रखिएगा, आप किसी और फोल्डर में मौजूद ना हो, आप इसी फोल्डर में मौजूद हो जहाँ पे आपका कोड मौजूद है। यहाँ पे आके सबसे पहली मैं कमांड लिखता हूँ। जैसे ही मैं कमांड लिखूंगा आप देखिएगा यहाँ पे एक नई फाइल ऐड होगी। ये देखें, अब ये थोड़ी कमांड लाइन स्पेसिफिक एक कमांड है। इसका मकसद क्या होता है कि ये जो कंटेंट है या ये जो टेक्स्ट है ये इस फाइल में ऐड कर दो। अब बनी हुई होती है तो उसमें अपेंड हो जाता है, अगर नहीं बनी हुई होती तो ये इसको क्रिएट कर देता है। तो एक एको आपका जो भी टेक्स्ट था ये इस फाइल में ऐड कर दो। तो आप देख सकते हैं रीडमी फाइल ऑन द फ्लाई बन गई है और उसके अंदर यही टेक्स्ट सिंपल ऐड हो चुका है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, कमांड लाइन की वर्ड। अब मैंने अपनी लोकल रिपो को जो मेरे फोल्डर में ये चीज़ जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, जो मेरा फोल्डर है जो मेरे लोकल सिस्टम पे मौजूद है, मैंने इसमें गिट इनिशियलाइज करना है। वेरी सिमिलर टू जैसे हमने npm इनिशियलाइज किया था, जैसे हमने tsc इनिशियलाइज किया था, लेकिन सबके स्पेसिफिक यूज केस थे। यहाँ पे गिट का यूज केस क्या है कि हमने अपनी लोकल रिपो के कोड को गिटहब के ऊपर पुश करना है। तो यहाँ पे मैं गिट इनिट कर लेता हूँ। उसने क्या बोला है, इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गिट रिपॉजिटरी। एक रिपॉजिटरी जो थी वो एम्प्टी यहाँ पे इनिशियलाइज हो चुकी है। अब आगे चलते हैं अगले स्टेप के ऊपर, गिट एड रीडमी डॉट फाइल। अब वो क्या करना चाह रहा है, वो इस फाइल को रीडमी डॉट जो एमडी फाइल है इसको वो ट्रैक करना चाह रहा है या उसको वो स्टेज करना चाहता है गिट के साथ। लेकिन हमारे पास सिर्फ रीडमी डॉट एमडी नहीं है, हमारे पास पूरा कोड बेस, अगर आप यहाँ पे देखें हमारे पास बहुत बड़ा कोड बेस मौजूद है। हमें इन तमाम चीज़ों को स्टेजिंग पे लेके जाना है, या आसान लफ्ज़ों में उस प्रोसेस से गुजारना है कि हम इसको गिटहब तक पहुंचा सके। तो उसके लिए पहली कमांड क्या होती है, गिट एड डॉट। अच्छा, इसमें बट इस पे एक चीज ऐड कर लें, हमारे पास ना गिट इग्नोर नहीं बनी हुई, तो नॉट मॉड्यूल्स पे बिल्कुल, चले जाएं। हाँ, मैं उसी पे आ रहा था। तो अब एक मसला है हमारे कोड बेस में। वो क्या मसला है, वो है नोड मॉड्यूल का फोल्डर। ये नोड मॉड्यूल का फोल्डर अगर आपने देखा हो ये तब बना था जब आपने इंक्वायरर का पैकेज ऐड किया था। अब इंक्वायरर का आपने पैकेज ऐड किया था, लेकिन उसके साथ ही नोड मॉड्यूल क्या आ गया। तो इसकी मिसाल आप ऐसे लें कि जब आपके घर में राशन ख़त्म हो जाता है और आप जाते हैं, फॉर एग्जांपल अपने घर के पास कोई स्टोर है उसमें जाते हैं, तो ऑब्वियसली लेट से मैं 10 किलो चीनी ले आया, मेरे घर में चीनी ख़त्म थी, मैं 10 किलो चीनी ले आया और मैंने अपने स्टोर रूम में ला के रख दिया। तो ये मेरा स्टोर रूम है और हस्बे ज़रूरत जितनी भी मुझे चाहिए होती है वो मैं अपने किचन में जाके एक बर्नी के अंदर रख लेता हूँ। तो आसान लफ्ज़ों में ये जो npm मॉड्यूल है ना, ये मेरा क्या है, स्टोर रूम है जहाँ पे मेरा तमाम राशन पड़ा हुआ है, जहाँ पे मैंने तमाम संभाल के रखा हुआ है। और ये जो मैं इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज़ कर रहा होता हूँ ये बस मेरी हस्बे ज़रूरत जितना मैंने फॉर एग्जांपल मंथली चलाना है या जो है मैं उतना अपने कोड बेस के अंदर या अपने किचन के अंदर ले आता हूँ। तो हमें बस अपने किचन का कंटेंट पुश कराना है, हमें जो किचन से रिलेटेड चीज़ें हैं वही पुश करनी है, हमें स्टोर रूम से कुछ लेना देना नहीं है। तो अब ये स्टोर रूम को यहाँ से कैसे हटाया जाए, तो हमारे पास एक तरीका होता है कि हम एक फाइल बनाते हैं डॉट गिट इग्नोर की। डॉट गिट इग्नोर क्या करता है, वो जब मेरा इस कोड, ये जो मेरा तमाम कोड मौजूद है इसको गिटहब पे पुश कर रहा होगा तो वो गिट इग्नोर में मौजूद फाइल्स को इग्नोर कर देता है। वो उनको खातिर में नहीं लाता कि ये उसके लिए जैसे ये मौजूद ही नहीं है। तो हम ये करते हैं कि हम एक डॉट गिट इग्नोर की फाइल बनाते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ डॉट गिट इग्नोर। अब मुझे करना क्या है, इस नोड मॉड्यूल के फोल्डर का नाम इस डॉट गिट इग्नोर में डाल देना है ताकि जब मैं अपना कोड पुश करूं गिटहब के ऊपर तो वो ये वाला फोल्डर जो है वो उसका पार्ट ना हो, मेरे कोड बेस का पार्ट ना हो। तो सिंपल मैंने गिट इग्नोर बनाई और इसके अंदर मैं नोड मॉड्यूल, सिंपल आपने इस तरह नोड मॉड्यूल लिख देना है।
ये आपने नोड मॉड्यूल लिख दिया। और अब होगा ये कि अब जब मैं गिट ऐड करूंगा तो ये नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर, देयर इज अ मिस्टेक, इट्स नोड मॉड्यूल्स। हाँ, अब ठीक है। ये नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर जो है वो अब क्या होगा, स्टेजिंग पे नहीं जाएगा। तो अब हम करते हैं गिट ऐड। अब कमांड क्या थी भाई, वहाँ पे गिट ऐड रीडमी डॉट एम डी, लेकिन हमारे पास सिर्फ रीडमी डॉट एम डी नहीं है, हमारे पास इतनी सारी फाइल्स हैं, तो हम डॉट बोलेंगे। अब डॉट क्या होता है, डॉट आपकी करंट डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब करंट डायरेक्टरी से मुराद ये है, ये जो आपको सब दिख रहा है, समझे, ये इसको रिप्रेजेंट करे कि यहाँ पे जो कुछ भी मौजूद है उसको ऐड कर दो। लेकिन अगेन वो एक चीज को इग्नोर करेगा। वो इग्नोर क्या करेगा, जो चीजें गिट इग्नोर में मौजूद है। और गिट इग्नोर में क्या मौजूद है, नोड मॉड्यूल्स। तो आसान लफ्जों में नोड मॉड्यूल्स को छोड़ के तमाम चीजें स्टेजिंग पे चली जाएंगी। स्टेजिंग आप समझे एक स्पेस है गिट के लिए जहाँ पे वो आपकी फाइल्स का ट्रैक रख रहा है। अभी तक लोकली है, अभी कुछ चीजें आगे पुश नहीं हुई है। तो यहाँ पे करता हूँ गिट ऐड डॉट। तो ये तमाम चीजें क्या हो गई है, गिट ने ऐड कर ली हैं। ये मेरे पास कुछ वार्निंग्स आ रही हैं, आपके पास मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएंगी, ठीक है। तो गिट ऐड कर दिया है, अब ये तमाम चीज़ों का ट्रैक हो रहा है और ये तमाम चीज़ें स्टेजिंग पे चली गई हैं। अब सेकंड स्टेप आता है, वो हम देख लेते हैं दोबारा इधर आके। वो है कमिट का। ऐड करने के बाद ऐड में हमने थोड़ी सी ट्विकिंग की है। हमने सिर्फ, हमारे पास रीडमी डॉट एम डी नहीं थी, हमारे पास बहुत सारी फाइल्स थी, तो हमने इसलिए डॉट से रिप्रेजेंट किया था कि हमारी करंट डायरेक्टरी के अंदर जितना भी काम है वो तमाम ऐड कर दो। अब दूसरी चीज़ आती है कमिट। कमिट से क्या मुराद है, कमिट से ये मुराद है कि मैंने इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जितने भी चेंजेस किए हैं मैं उसको कुछ शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन दे दूं। मेरे से इससे मुराद क्या है कि फॉर जिस तरह हमने सैम्बर वर्जन्स देखे थे, हम क्या करते थे, वर्जन्स मेंटेन कर रहे थे 1.0.0 1.0.1 1.0.2। इससे क्या हो रहा था, ट्रैकिंग हो रही थी कि यार हाँ 0.1 के अंदर ये काम हुए थे, 0.2 के अंदर ये काम हुए थे, 0.3 के अंदर ये काम हुए थे। लेकिन वो एनपीएम का कन्वेंशन था। गिट का कन्वेंशन क्या है, गिट बोलता है कि आप अपने करंट चेंजेस के साथ एक मैसेज टैग कर दें, ताकि जब भी कोई आपके कोड बेस से गुजर रहा हो गिटहब पे तो उसको पता चल जाए कि हाँ यार ये जो कोड पुश हुआ था इसमें ये चेंजेस हुए थे। अब मैं बता देता हूँ कैसे। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ इस पॉइंट पे मैंने क्या किया है, पुश माय कैलकुलेटर टू गिटहब, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, मैंने इस जो भी मैंने चेंजेस किए हैं इस पॉइंट तक मैंने उसके साथ एक मैसेज टैग कर दिया है, ताकि इन फ्यूचर अगर मैं गिटहब देखूं और अपने तमाम चेंजेस देख रहा हूं कि यार मैंने क्या क्या किया था, तो ये मुझे मैसेज दिख जाए और मुझे याद आ जाए कि हाँ यार जब मैंने ये वाला इस टाइम पे पुश किया था तो बेसिकली मैं कर क्या रहा था, तो मैं कर ये रहा था कि मैंने फर्स्ट टाइम अपना कोड पुश किया था गिटहब के ऊपर। तो ये मैंने अब कमिट एक दे दिया, गिट कमिट, और माइनस साइन से मुराद होती है मैसेज, और ये आपने अपना मैसेज दे दिया कि आप क्या मैसेज देना चाहते हैं स्ट्रिंग्स के अंदर। इट्स ऑल अप टू यू, सिंगल कोड भी दे सकते हैं और डबल कोड्स भी दे सकते हैं। मैं एंटर करता हूँ तो ये तमाम चीज़ें क्या हुआ है, अब कमिट हो चुकी हैं। और अब फाइनल स्टेप है, वो हम जाके देखते हैं वो क्या है, वो पुश करना है। वैसे तो जैसे ही आप कमिट करते हैं तो आप पुश करते हैं, लेकिन अभी हमारे पास दो स्टेप और हैं। दो स्टेप क्या हैं कि हमें इस रिमोट रिपो को एसोसिएट करना है अपनी लोकल रिपो के साथ। रिपो से मुराद दिया फोल्डर कह लें आप। अपने इस रिमोट या फिर अपने होस्टेड फोल्डर को मैप करना है, एसोसिएट करना है अपने लोकल फोल्डर के साथ। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं एक ब्रांच में जाऊंगा। अब ब्रांच क्या होती है भाई, ये भी समझ लेते हैं। ब्रांच बेसिकली फर्क करने का तरीका है। फॉर एग्जाम्पल कोड बेस के ऊपर अमीन भाई भी काम कर रहे होंगे, मैं भी काम कर रहा हूँगा, एबीसी भी काम कर रहा होगा, बीसीडी भी काम कर रहा होगा। जब आप ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हो तो आप अकेले किसी प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहे होते, डिफरेंट लोग होते हैं जो उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो उनको डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाए, तो वो इस तरह किया जाता है कि हर बंदे को एक ब्रांच दे दी जाती है कि भाई फॉर एग्जांपल अमीन भाई काम कर रहे हैं तो इनकी ब्रांच बन गई डेव डैश अमीन एग्जांपल। मुबशिर काम कर रहा है तो मुबशिर की एक ब्रांच बन गई डेव डैश मुबशिर। इसी तरह एबीसी अगर इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है तो उसकी ब्रांच बन गई एबीसी। अभी हम इसको जनरलाइज लेके चलते हैं, जनरल वे में लेके चलते हैं, और हम अपनी ब्रांच का नाम दे देते हैं मेन, कि भाई मेन बंदा, अब ये आसान लफ्जों में मेन एक बंदा है जो कि हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक ब्रांच क्रिएट कर दी है जिसका नाम है मेन। मैं एंटर करता हूँ तो मेरे पास क्या हुआ है,
एक ब्रांच क्रिएट हो गई है जिसका नाम है मेन। अब सेकंड स्टेप ऑब्वियसली जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी इस गिटहब के फोल्डर को अपने लोकल फोल्डर के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, लिंक करना चाहते हैं। तो उसके लिए ये फिफ्थ कमांड है कि रिमोट ऐड ओरिजिन, और अपने पूरे गिटहब का आपने यूआरएल दे दिया। मैं इसको एंटर करता हूँ, ये भी हो गया। अब फाइनली आपके पास लास्ट कमांड है कि आपने अपने कोड को पुश करना है। उसके लिए आपके पास ये लास्ट कमांड है, नाम से दिख रहा है कि भाई गिट पुश, जिस तरह npm पब्लिश था, ये गिट पे हम पुश कर रहे हैं तो गिट पुश ओरिजिन और मेन। अब मैं इस पे इंटर करता हूँ। ओरिजिन मेन से मुराद क्या है कि वो ब्रांच जो अभी हमने बनाई है ये उसी में पुश करो। ये मैंने ऑब्वियसली मेरे पास ऑथेंटिकेशन है तो मैं इसको पासवर्ड दे देता हूँ, आप लोग के पास नहीं आएगा। ये तमाम कोड मेरा पुश हो चुका है। अब जब मैं इधर ही आके अपना ब्राउज़र रिफ़्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरे पास मेरा तमाम कोड आ गया। मेरी गेट इग्नोर की फ़ाइल, मेरे पास रीडमी की फ़ाइल, index.js, index.ts, package.log, आसान लफ्ज़ों में जो भी यहाँ पे मौजूद था एक्सेप्ट नोड मॉड्यूल्स, वो तमाम चीज़ें आपको यहाँ पे दिख सकती हैं। अब अगर किसी को मेरे कोड बेस में भी इंटरेस्ट था तो वो इस यूआरएल पे जाके, मैं ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ ताकि आप लोग आराम से देखें। ये मैंने लिंक शेयर कर दिया, आप देख लें। ठीक है, तो हमारे पास जो हमने प्रोडक्ट देखना था वो भी देख लिया, कैसे हम कोड से हट के सिर्फ अपना प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं CLI पे। उसके लिए हमने npm यूज़ किया, और वही मतलब देखा जाए तो प्रोसेस सेम ही था, लेकिन वो npm से एसोसिएट कमांड थी, ये गिट से एसोसिएट कमांड थी। वहाँ पे हमने अपना पैकेज पुश किया था और फिर पैकेज को यूटिलाइज किया था npx के थ्रू। यहाँ पे हमने अपना कोड बेस पुश किया है और अब हम उसको यहाँ पे यूआरएल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो अब आप इसको देख सकते हैं, आप लोग के सबके पास एक्सेसिबल होगा ये यूआरएल। जी अमीन भाई। बहुत जबरदस्त। अच्छा, आपका कोड का लिंक मैंने लाइव स्ट्रीमिंग पे भी शेयर कर दिया है। तो सारा काम हमारा हो गया है कमांड्स का। आपने को ने देख लिया कि क्या आप लोगों को एक प्रॉब्लम आएगी, मोस्टली स्टूडेंट्स को आती है। वो प्रॉब्लम जो होती है कि लॉगिन की। अभी आपने एनपीएम वाले केस में देखा था कि सर ने एनपीएम लॉगिन चलाया था तो उससे लॉगिन हो गया था, लेकिन गिटहब वाले केस में सर ने गिटहब लॉगिन तो नहीं चलाया कहीं भी। तो ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है, जब आप चलाएंगे ना वो खुद ही ऑटो पॉपअप देता है, ऑटो तरीके कार देता है कि आप लॉगिन कर लें। लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट ऐसे हैं जो किसी और का लैपटॉप यूज कर रहे होंगे, तो उनके पास एक कॉन्फ्लिक्ट फाइल का इशू आता है, 2-3 इशू आते हैं। तो वो इशू तो आएंगे, उसको फिर ओवरकम कैसे करें, कैसे मैनेज करें। तो सबसे आसान तरीका गिटहब डेस्कटॉप, वो काफी आसान तरीके से हो जाता है। मैं गिटहब डेस्कटॉप बिल्कुल यूज नहीं कर रहा था मुझे, क्योंकि मेरे हाथ पे मगर सेट अभी नहीं है। गिटहब डेस्कटॉप जाने से पहले अमीन अमीन एक काम करें, जी कोई सर। कोड में चेंज कराएं और एक और चेंज पुश कराएं। जी चलें, ठीक है। बिल्कुल बहुत अच्छी एक सजेशन आई है सरजा की तरफ से कि जिस तरह हमने अभी npm के लिए हमने वर्जन चेंज किए थे इधर जाके, और फिर उसको पुश किया था, और फिर हम देख रहे थे npm पे जाके कि हमारे तमाम जो वर्जन्स थे वो मेंटेन हो रहे थे वर्जन के नंबर के हिसाब से, जो भी कन्वेंशन था। अब बात आती है कि भाई गिटहब पे ये चीज़ कैसे हो, तो वो देख लेते हैं। अभी मैं दोबारा इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ ताकि मेरे लिए थोड़ा इजी हो। ये दिख रहा है कोड, कोई इशू तो नहीं है अमीन भाई? चलो एक चीज, एक काम करें, जी जरा गिटहब पे जाएं और गिटहब पे जाके जो वहां पे भी फाइल आपकी index.ts की फाइल बनी हुई है, जरा वो दिखा दें कि वहां पे इसका करंट स्टेटस क्या है, और जब आप चेंज करेंगे और चेंज करने के बाद उसके अंदर चेंज किस तरीके से नजर आएगा। पहले अब यहाँ बिल्कुल। दिखा दें ये कोड हाँ। और आपकी मशीन का कोड एग्जैक्टली सेम है। बिल्कुल, जिस तरह सर फैसल ने बताया है कि अभी ये मेरी करंट स्टेट है जहाँ पे अभी मैं लोकली भी खड़ा हुआ हूँ, और गिटहब पे मैंने पुश किया है, मैं वहाँ पे भी इसी पॉइंट पे खड़ा हुआ हूँ। आप बिल्कुल मैच भी कर सकते हैं, ये कोड बिल्कुल वही है जो कि मेरे पास लोकली मौजूद होगा। अगर मैं देखूँ तो ये लाइन नंबर 26 पे खत्म हो रहा है और लाइन नंबर 1 पे शुरू हो रहा है। ऑब्वियसली ऐसे ही है, यहाँ पे मैं भी देख लेता हूँ कि मेरा कोड कहाँ पे जाके एंड हो रहा है, लाइन नंबर 26 पे, और 1 पे स्टार्ट हुआ था, और कोड इटसेल्फ भी बिल्कुल सेम टू सेम है। अब मैं कुछ इसमें चेंजेस कर लेता हूँ। चेंजेस से मुराद है मैं इसमें कुछ बहुत ही माइनर से चेंज करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आके बोल देता हूँ कि भाई इंटर योर फर्स्ट नंबर, इंटर योर सेकंड नंबर। ठीक है, दोबारा मैं गिटहब पे अगर दिखाऊं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर सेकंड नंबर।
कहीं योर का कॉन्सेप्ट नहीं मौजूद। और थोड़े लाइंस में भी ट्विकिंग करते हैं, लाइन भी यहाँ पे चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक्सप्लिसिट वे में जाके कुछ कंसोल कर देता हूँ, मैं बोल देता हूँ कि भाई द एंड। सही है, तो यहाँ पे लाइंस ऑफ कोड भी बढ़ गए, कोड में एक्चुअली हमने चेंजेस कर दिए हैं और लाइंस ऑफ कोड भी बढ़ गए हैं देखने के लिए बस। अब हुआ क्या है, मैंने फाइल के अंदर चेंज किया है, अब इसको कैसे गिटहब पे भेजूं? तो फर्स्ट जो स्टेप था, जो इंट्रोड्यूस कराने का स्टेप था, जो अभी तक हमने फॉलो किया है, वो रिलेटिवली मुश्किल था। जब आपने एक बार वो तमाम स्टेप्स फॉलो कर लिए, उसके बाद तो बहुत आसान है। उसके बाद समझे आपने टोटल 3 कमांड्स ही चलानी है। आपने ऐड करना है, आपने कमिट करना है और आपने पुश करना है। इनिशियली ऑब्वियसली क्योंकि आप फर्स्ट टाइम लिंक कर रहे होते हैं, कनेक्ट कर रहे होते हैं गिटहब को अपने लोकल फोल्डर के साथ, तो उसके लिए जिस तरह हमने देखा था कि बहुत सारी कमांड्स थी वो फॉलो करनी पड़ती हैं। लेकिन एक बार जब आपने ये काम कर लिया और उसके बाद फर्दर आपने अपने कोड के अंदर चेंजेस किए, उसको गिटहब पे भेजने चाहा आप लोगों ने, तो वो बहुत आसान होता है। देख लेते हैं। सबसे पहले वही कि आप क्या करते हैं, गेट ऐड डॉट। आई गेस इस पॉइंट पे हम डॉट ही लेके चलें, वरना कंफ्यूजिंग होगा, लोग डिफरेंट फाइल्स के अंदर चेंजेस करेंगे और फिर बोलेंगे कि भाई एक ही फाइल गई है उस तरह। तो आप लोग भी इस पॉइंट पे अभी यही प्रैक्टिस बनाएं कि आप डॉट, डॉट से क्या होगा कि आपके सोर्स कोड के अंदर जितनी फाइल्स के अंदर भी चेंजेस होंगे वो तमाम ऐड हो जाएंगे, गिट उसका ट्रैक कर लेगा आपके चेंजेस को। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया गेट ऐड डॉट। अब गिट कमिट, वही बात कि मैंने अब दोबारा कुछ चेंजेस किए हैं, इन चेंजेस को किसी मैसेज के साथ मैंने टैग करना है, ताकि इन फ्यूचर जब मैं देखूं कि यार इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने क्या चेंज किए थे, तो सबसे पहले तो इस मैसेज से ही, मैसेज मीनिंगफुल होना चाहिए, इस मैसेज से ही मुझे आइडिया हो जाए कि हाँ यार मैंने ये किया था। सो लेट्स से मैं कमिट करता हूँ और मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि भाई ट्वीक द टेक्स्ट एंड एडिट console एट द एंड। ठीक है, तो थोड़ा डिस्क्रिप्टिव भी कर दिया है और पढ़ के ही थोड़ा आइडिया हो रहा है कि मैंने क्या किया है। मैंने टेक्स्ट को ट्वीक किया है और मैंने सबसे आखिर में जाके कंसोल ऐड कर दिया। मैं इसको इंटर करता हूँ, तो यहाँ पे आपके सामने आ रहा है वन फाइल चेंज फोर इंसर्शन। उसने देखा है यार कितनी लाइन इंसर्ट हुए हैं, क्या क्या चीज़ें हुई हैं। खैर हमें इसमें इतनी चीज़ों को समझने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है। अब फाइनली जिस तरह मैं आपको बताया 3 कमांड्स हैं, फर्स्ट हमने ऐड कर दिया, दूसरा हमें उस चेंजेस को हमने एक मैसेज के साथ टैग कर दिया, अब फाइनल कमांड है वो है पुश करने की। तो मैं बोलता हूँ गेट पुश ओरिजिन। ओरिजिन से क्या मुराद है भाई, ओरिजिन बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही है आपकी उस रिमोट रिपॉजिटरी को जो हमारे पास ये है, ये है। ठीक है, इसको फॉर एग्जांपल अभी आप समझे कि इसको वो ओरिजिन बोल रहे हैं, ये आपके पास ओरिजिन आ गया और उसके बाद इस ओरिजिन की कौन सी ब्रांच के ऊपर इस कोड को पुश करना है, तो वो हमें पता है कि हमने एक ही ब्रांच फिलहाल अभी तक बनाई है जिसका नाम है मेन। तो गेट पुश ओरिजिन मेन। मैं इसको ज़रा और बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग को दिखे। तो भाई एक सवाल है, जी जी, कमिट और पुश में क्या फर्क है? ठीक है। कमिट जो आपने किया है ये इस पॉइंट तक, ऐड को भी इंक्लूड कर लेते हैं। ऐड जो आपने किया है और कमिट जो आपने किया है, इस पॉइंट तक गिटहब को कुछ नहीं पता कि आपके कोड बेस में क्या हुआ है। सही है, जब आप पुश करेंगे तब बेसिकली इन चेंजेस के साथ जो आपने किए हैं उनके साथ ये मैसेज टैग होगा और आप देखेंगे अभी जो फाइल मैंने चेंज की है ना उसके साथ ये वाला मैसेज आ रहा होगा। तो बेसिकली इस पॉइंट पे जो हमने 2 कमांड रन की हैं, इस पॉइंट तक गिटहब को कुछ नहीं पता कि हमारे लोकल फोल्डर के अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं। जब मैं इसको पुश कर दूंगा तब बेसिकली ये जो चेंजेस हैं वो गिटहब के ऊपर जाके रिफ्लेक्ट होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब मैं गिट पुश ओरिजिन मेन करने जा रहा हूँ। इससे क्या होगा, मेरे ओरिजिन या फिर मेरी जो रिमोट रिपो है उसके उसकी इस ब्रांच में, मेन ब्रांच पे, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरा तमाम कोड एक ब्रांच के अंदर होल्ड हो रहा होगा। वो आप देख सकते हैं, अगर मैं पीछे जाऊँ तो आप देख सकते हैं एक ब्रांच बनी हुई है मेन। यहाँ पे आपकी तमाम ब्रांचेस लिस्ट हो रही होती हैं। हमारे पास इस पॉइंट पे सिर्फ एक ही ब्रांच है जिसका नाम मेन है और वही हमारी डिफॉल्ट है। तो ये प्रोजेक्ट है हमारा, ये हमारी ब्रांच है और ये पूरा कोड है जो इसमें अभी स्टोर है या फिर इसमें होल्ड है। तो खैर अब आगे चलते हैं। यहाँ पे जाके मैं गिट पुश ओरिजिन मेन करता हूँ, मैंने इंटर किया। ये मुझसे कोड मांगेगा, आप लोग से ये नहीं मांगेगा शायद, और मेरा कोड सारा चला गया।
अब इस स्टेट को देख लें, हर फाइल क्या क्या लिखा हुआ है, पुश माई कैलकुलेटर टू गिटहब, पुश माई कैलकुलेटर टू गिटहब, हर लाइन फर्स्ट से लेके लास्ट जो फाइल है उस सबके साथ यही मैसेज टैग है, जो कि मेरा पहला मैसेज था या पहला कमिट था जो मैंने किया था। जैसे ही मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि सारी फाइल्स के साथ अभी भी पुश माई कैलकुलेटर टू गिटहब ही आ रहा है, लेकिन एक फाइल जिसके अंदर मैंने अभी लेटेस्ट चेंजेस किए हैं उसके साथ क्या कमिट आ रहा है, जो अभी मैंने किया है, टेक द टेक्स्ट एंड एडिट कंसोल एट द एंड, क्योंकि उसने खुद ही इस चीज़ को इन्फर कर लिया कि हाँ यार ये वो फाइल थी जिसमें इस पॉइंट पे 2 मिनट्स अगो, बाकी सब क्या, आगे आप ये भी दिख रहा है कि आपके 12 मिनट्स अगो आ रहे हैं, इसमें 2 मिनट्स अगो एक और चेंज पुश किया गया है और उसका मैसेज क्या था, वो ये मैसेज था। अब जो सर फैसल ने बताया था कि अब ज़रा चेंजेस देखते हैं हम, कि वाकई ही जो मेरे पास अब लोकल चेंजेस हैं अपडेटेड, कि यहाँ पे कंसोल दी एंड आ रहा है और यहाँ पे मैंने मैसेज के अंदर जो कुछ टेकिंग की है वो दिखेगी कि नहीं। मैं अपने index.ts की फाइल खोलता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास मैसेज भी आ रहा है जिसके अंदर योर भी अब इंक्लूड हो गया है और सबसे एंड पे द एंड भी आ रहा है। तो वो थी npm पे जिस तरह वर्जन हम मेंटेन कर रहे थे, यहाँ पे हम कमिट के थ्रू यहाँ पे भी एक किस्म का वर्जन मेंटेन हो रहा होता है। और वही कि आपका फोल्डर ये है, इसकी ये ब्रांच है और ये ब्रांच में तमाम कोड इंक्लूडेड है या फिर तमाम कोड स्टोर है। जी सर अमीन। वैसे कमांड्स जो ना जो बिगिनर्स है ना, फर्स्ट टाइम पे जब वो आते हैं तो उनको इतनी सारी कमांड्स मिलती है ना, वो घबरा जाते हैं। हम्म, और आप लोग जब ये सारा काम करने जाएंगे ना, 2 से 3 कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हर कोई करता है। वो क्या क्या होती हैं? पहली मिस्टेक, आप लोग सबसे पहले तो मिस्टेक होगी लॉगिन वाली। सही है, आप सारा काम कर लेंगे, जब पुश करने जाएंगे तो वो पुश नहीं होगा। एक तो ये बड़ी मिस्टेक होती है। इससे भी पहले एक और मिस्टेक होती है, वो ये होती है कमिट नहीं करने देगा कोड आपका। जैसे ही आप कमिट करेंगे एरर आ जाएगा, कमिट करेंगे एरर आ जाएगा, कमिट करेंगे एरर आ जाएगा। तीसरी प्रॉब्लम आपको होगी, एक तो कमेंट की में एरर आएगा आपके पास। ये मैं कॉमन प्रॉब्लम बता रहा हूँ, हर किसी को नहीं आएगी, ज्यादातर लोग आती है। फिर एक हमने लॉगिन का बता दिया कि वो गिटहब जैसे एनपीएम हमने लॉगिन करा ना, यहाँ पे हमने कोई लॉगिन की कमांड नहीं चलाई है। प्रॉब्लम ये है, ये खुद ऑटो देखता है पुश करते वक्त कि ये लॉगिन है रिमोट या नहीं है, तो वो सारा केस होता है। तो दूसरा आपको आ गया लॉगिन वाला मसला। तीसरा मसला आपको ये आएगा कि आप ना कमांड की सीक्वेंस भूल जाएंगे। तो हमेशा याद रखें, कमिट जब भी चलाए ना उससे पहले ऐड की कमांड चलेगी। तो कभी भी ऐसा नहीं हो कि ऐड की कमांड चला दें कमिट भूल जाए, और या कमेंट चला दें ऐड की कमांड भूल जाए। दोनों कमांड ना एक साथ चलती हैं। तो ऐसे सर नोट पैड पे एक बार कमांड लिखें ताकि इन लोगों को याद हो जाए। ठीक है। तो जब आपने इनिशियल स्टेप्स फॉलो कर दिए जो हमने देखा था, जो गिटहब खुद बताता है, ठीक है, तो वो तो सिंपल है, आपने उन्हीं को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। जब आपने वो कर पहले वन लिए, टाइम वाली बता दें, वन टाइम जो हाँ, आपने करे थे। उसके बाद जो सिंपल जो हमने देखा था कि 3 कमांड्स हैं जो हम हर बार फॉलो करेंगे, वो ये है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो अब मैं ज़रा ऊपर आ जाता हूँ। सबसे पहली कमांड है गेट ऐड डॉट, दिख रही है स्क्रीन, सही विजिबल है? ठीक है। जी। ये सबसे पहली कमांड है। इससे क्या होगा, आपने जितने भी चेंजेस किए होंगे वो आपकी लोकली ही एक स्पेस में आसान लफ्जों में पहुंच जाएंगे। ठीक है, इससे ये होगा गिट कमिट -m और आपका जो भी मैसेज है, बट इट शुड बी मीनिंगफुल। ठीक है, ताकि देख के पता चले आपने किया क्या है। तो आप गिट कमिट कर देंगे। अब वो क्या था, वो जो स्पेस में अभी वो था ना, स्पेस में आपके तमाम चेंजेस चले जाएंगे। बेसिकली वो जितनी भी फाइल चेंजेस थे उनके साथ ये मैसेज टैग हो जाएगा जो भी, और अभी हमने देखा भी था कि हमारी एक फाइल के साथ ये जो हमने लेटेस्ट कमिट था वो चला जाएगा। ये आपका दूसरा स्टेप हो जाएगा। अभी तक आपके गिटहब को नहीं पता होगा कि भाई क्या हुआ है या क्या अपडेटेड कोड है। उसके लिए आप ये सबसे लास्ट कमांड चलाएंगे जो कि है गिट पुश ओरिजिन और आपकी ब्रांच का नाम। मेरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर मेरी ब्रांच का नाम फिलहाल क्या है, मेन। और मोस्ट प्रोबेबली आपके पास भी जब आप इनिशियली चला रहे होंगे तो आपके पास भी मेन ही आपकी ब्रांच होगी। नहीं हो रही होगी तो आई गेस, अगर आपने बल्कि नहीं, अभी फिलहाल आपके पास स्टोर नहीं होगा, लेकिन अगर आपने इनिशियली जो गिटहब के ऊपर जो कमांड्स है वो फॉलो किया तो आपकी ब्रांच भी मेन ही होगी, कि मैंने भी उसी को फॉलो किया था, तो वो बाय डिफॉल्ट मेन ब्रांच ही क्रिएट करवाता है, तो आपके पास भी आ रही होगी। तो ये 3 कमांड्स हैं, आप भले स्क्रीनशॉट ले लें या अभी टाइम नोट कर लें कि किस टाइम पे ये बात मैंने बताई है, इसको ज़रा आप इसका ख्याल रखिएगा। ये 3 कमांड्स हैं और इनका यही सीक्वेंस है, आप इसको शुरू में बाद में चेंज नहीं कर सकते, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, तो चाहिए ये वो 3 कमांड है जो आपको बार बार यूज होंगी, बार बार यूज होंगी, यूज होती रहेंगी। जब भी आपको जरूरत पड़ेगी इस 3 कमांड का यूज कैसे रहेगा।
अच्छा, एक स्टेप आपने वो भी करा था जो वन टाइम वाला करा था शुरू में, जो आपने एक ही बार करा, उसके बाद कभी रिपीट नहीं करा। ठीक है, वो हम देख लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ से उनमें से सबसे पहली कमांड हमने की थी गिट इनिट। गेट इनिट, तो उसी तरह जिस तरह हमने npm init किया था, tsc init किया था, तो वो हमने बस इनिशियली कर लिया था। उसके बाद ऐसा नहीं हुआ था कि मैं कोड चेंज कर रहा हूँ तो मैं दोबारा npm init या फिर tsc init कर रहा हूँ, ऐसा नहीं हुआ था। तो सेम गोज फॉर गिट, कि आपने गिट को जब फर्स्ट टाइम इनिट कर दिया है, इनिशियलाइज कर दिया है, तो बस आपका काम हो गया है। इसके बाद आप कोड में कुछ चेंजेस कर रहे हैं या कोई फाइल ऐड कर रहे हैं या कोई फाइल डिलीट कर रहे हैं, गिट आपने दोबारा इनिशियलाइज नहीं करना, वो आपके फोल्डर का ट्रैक रख रहा है। नीचे आते हैं, उसके बाद हमने गिट इनिट के बाद हमने एक और कमांड चलाई थी, गिट ऐड। उस पॉइंट पे भी हमने गिट ऐड चलाया था, जिससे हमारे तमाम लोकल चेंजेस ऑब्वियसली ऐड हो गए थे। और फिर हमने कमांड चलाई थी गिट कमिट की, ये वाली, कि उस पॉइंट पे हमारे पास जितने भी फाइल चेंजेस थे बेसिकली वो कमिट आउट हो गए थे। उसके बाद हमने ये कमांड्स चलाई थी जो कि कुछ यूनिक थी हमारे लिए, और ये हम बस इनिशियली जब फर्स्ट टाइम अपनी लोकल रिपो को, अपने लोकल फोल्डर को गिटहब के साथ लिंक कर रहे होते हैं तब हम चलाते हैं। उसके बाद हम इस पॉइंट पे अभी के लिए आप समझेंगे हम दोबारा नहीं चलाएंगे। तो ये आपके पास आ गया कि आपने एक नई ब्रांच बना ली और उसको डिफ़ॉल्ट ब्रांच का नाम दे दिया आपने मेन का। उसके बाद हमने ये किया कि चलो हमने ब्रांच तो बना दी, लेकिन ब्रांच का तो पता चल गया, मतलब हमें ये तो पता चल गया, लेकिन इसका कौन बताएगा कि कौन सा प्रोजेक्ट है। तो हमने इस पॉइंट पे ये वाला काम किया था कि हमने अपनी उस रिमोट रिपो को, रिमोट से मुराद है आप समझे कि भाई होस्टेड है, वेब पे मौजूद है, ठीक है। तो हमने अपनी रिमोट रिपो को, अच्छा अगर आप गौर से कमांड को पढ़ने की कोशिश करें तो ये पूरा बता रहा होता है कि भाई आपने रिमोट पे ऐड किया एक ओरिजिन, और वो आपकी पूरा जो होस्टेड गिटहब का यूआरएल है वो आ जाता है आपके पास, ठीक है। ये आपने वो पास किया था। और उसके बाद फाइनली आपने गिट पुश -u ओरिजिन मेन किया था। ये फर्स्ट टाइम -u का आप फ्लैग देंगे, उसके बाद जब भी आप पुश करेंगे तो यहाँ पे हमने देखा है कि हम बस फिर पुश ओरिजिन मेन करेंगे, ये हम फॉलो करेंगे। जबरदस्त। तो कुछ स्टेप ऐसे हैं जो वन टाइम वाले हैं और कुछ स्टेप ऐसे हैं जो रिपीटेड है, हम्म मतलब जब भी कोई चेंज करा तो वो रिपीटेड ले जाने हम्म के। लेकिन अच्छी बात यह जो वन अब टाइम है ये वो शुरू में गिटहब ज़ाहिर खुद है बताता थोड़ा-सा है। आप लोगों को एडवांस लगेगा, लेकिन ये वीडियो रिकॉर्डेड है। ये वीडियो रिकॉर्डेड है, टेंशन नहीं है अगर किसी को एडवांस लग रहा है, तो हम कोशिश करेंगे क्लासेस में भी ना, जो आपकी ऑन साइट क्लासेस हैं, इसको थोड़ा बिगिनिंग लेवल से आसान तरीके से आपको पढ़ा दें क्लास में, ताकि आप इसको समझ जाएँ। तो सर कुछ और ऐड करना है अभी? क्योंकि टाइम तो जी हाँ, हमारा जो ऑलमोस्ट टाइम है पूरा, मगर हम 20 आखिरी चीज कर देते हैं डेस्कटॉप, जिस तरह मैं करता हूँ ना, क्योंकि मेरी अकल है कम, मुझे याद रहती नहीं है कमांड्स। जी। तो सबसे पहले क्या करना, हुँ, स्टेप करना है, अच्छा, डेस्कटॉप इंस्टॉल करें। गिटहब डेस्कटॉप, ठीक है। ठीक। तो कुछ नहीं करना, आपने गूगल पे आना है और गूगल पे आके आपने लिखना है गिटहब डेस्कटॉप, ठीक है। जैसे ही आप गूगल डेस्कटॉप लिखेंगे, सर्च करेंगे, तो जो फर्स्ट लिंक आएगा आपने इसको खोल लेना है। मैंने इसको खोल लिया, वो खुद ही आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पता लगा लेगा और आपको उसके हिसाब से लिंक या फिर ये बटन शो कर देगा कि भाई आपने, आपके पास गिटहब डेस्कटॉप आप डाउनलोड कर लें, आप विंडोज़ के ऊपर हैं और जो भी आपका आर्किटेक्चर है, मेरे पास 64 बिट है, तो ये आप ऑब्वियसली आप डाउनलोड कर लेंगे। मैं सेव कर लेता हूँ डाउनलोड फोल्डर में। अच्छा, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेप है, तो प्लीज़ इस पे ना आप थोड़ा फोकस कीजिएगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो अभी पिछले कुछ मुश्किलात आप लोग को लग रही होंगी वो आपकी काफ़ी आसान हो जाएंगी इससे। इससे गिटहब इस्तेमाल करना बड़ा ईजी है, ठीक है। ठीक है, ये डाउनलोड हो गया। अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इसको इंस्टॉल कर लें। जी, अच्छा, ये पैरेलल तरीका है, या तो कमांड लाइन से कर लें या गिटहब डेस्कटॉप से कर लें। बिल्कुल। ये सेटअप हो रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से जैन ने बताया कि आप लोग के सामने अभी दोनों तरीके रख दिए जाएंगे। पहले तो हमने दिखाई दिए, ये दूसरा तरीका है कि आप किस तरह
गिटहब के साथ अपने लोकल फोल्डर को लिंक कर सकते हैं। तो इनमें से जो भी आपको आसान लगे वो आप फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, आप क्या करना है, आपका जब ये इंस्टॉल हो जाएगा इतनी देर में आप ये करें, फिर दोबारा जाएं रिपोजिटरी पे। हम्म, मैं कैसे करता हूं ना वो बताता हूं आपको। जी मैंने वापस गया गिटहब पे, एक नई रिपोजिटरी बनाई, समझे। ठीक है। मैं नया प्रोजेक्ट इस तरह शुरू करता हूं, बच्चों वाले तरीके से। हम्म बट हम्म, हूं भी बच्चा ना। समझने में तो कोई हर्ज नहीं है। हम्म। बनाओ, मैं नई नई रिपो क्रिएट करूं, राइट? जी जी, एक मैं बता रहा हूं, मैं जब नया प्रोजेक्ट शुरू करता हूं तो क्या करता हूं। चले मैं फॉलो करता हूँ, सारे स्टार्ट स्टूडेंट्स को करते ऐसे ही हैं। करना चाहिए, जो बिल्कुल ही आसान काम है ना। आपने न्यू का कर दिया, माई टेस्ट कुछ भी लिख दिया। अच्छा, आपने पब्लिक बनाई, ठीक है, रीड भी फाइल ऐड कर दें और क्रिएट रिपोजिटरी करते हैं। अब माई टेस्ट रिपोजिटरी बन गई। अब मैं ये जो ब्लू रंग है बटन है इस पे जाइए, कहूं ओपन इन गिटहब डेस्कटॉप। अच्छा, फर्स्ट आई नीड टू लॉग इन ऑन माई गिटहब। पहले मैं यहाँ से लॉग इन कर लेता हूँ, अपना इंस्टॉलेशन प्रोसेस से पूरा गुजर जाता हूँ। अच्छा, ये आप लोग के लिए भी बिल्कुल यही ऑप्शंस आ रहे होंगे जब आप गिटहब इंस्टॉल करेंगे। आप वो आपको बोलेगा कि आप अपने गिटहब से लॉगिन कर लें, तो मेक श्योर कि आपका गिटहब पे पहले अकाउंट बना हुआ हो। तो मैं बिल्कुल ये कर लेता हूँ, मैं यहाँ से ऑथराइज कर लेता हूँ अपने गिटहब डेस्कटॉप को। और जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं इसमें टू लॉगिन फैक्टर करता हूँ। ऑथेंटिकेशन अब गिटहब में डिपॉजिट बाय डिफॉल्ट हो गई है, तो हाँ आपको जी। माइक्रोसॉफ्ट का दो तीन तरीके हैं। ऑथेंटिकेटर। मैंने माइक्रोसॉफ्ट का ऑथेंटिकेटर इंस्टॉल किया हुआ है, उसमें नंबर आ जाएगा एक, वो नंबर यहाँ कॉपी करेंगे तो अलाउ हो जाएगा। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का बड़ा फायदा है। अगर आपका पासवर्ड किसी से शेयर हो गया, किसी के पास गलती से चले गया, या किसी ने गेस कर लिया आपका पासवर्ड, हो सकता है ना आपका कोई कोलीग उसने गेस कर लिया होगा। अब तो गूगल के हम्म, क्रोम पे भी सेव हो जाते हैं पासवर्ड। तो अगला ना लॉगिन नहीं कर पाएगा, काम नहीं कर पाएगा। उसकी रीजन ये है कि उसमें टू फैक्टर है। आपके पासवर्ड से तो चलेगा ही नहीं, वो आपको भेजेगा ऑथेंटिकेटर पे कोड। वो कोड जब तक आप उसको नहीं बताएंगे वो आपको पहचानेगा ही नहीं। तो ये दो आपके फैक्टर ऑथेंटिकेशन के अलग अलग हो जाते हैं, सिक्योरिटी बड़ी अच्छी हो जाती है। तो ठीक ये है। गिट अपना यूज करा हुआ। हाँ जी। तो जैसे ही मैंने अपना कोड दिया है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का कुछ कोड दिया है, तो उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया। और उसके बाद मेरे पास ये पॉपअप आप देख रहे हैं कि मुझे बोल रहा है कि वो आप ओपन गिटहब गिटहब डेस्कटॉप कर लें। तो मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा ये मुझे रीडायरेक्ट करेगा दोबारा मेरे गिटहब के इस डेस्कटॉप एप्लीकेशन के ऊपर। तो आप देखेंगे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं दोबारा यहाँ पे आ गया। अब ये प्रोसेस कर रहा है। तो ये तमाम चीज़ें आ गई यहाँ पे, ईमेल और ये तमाम चीज़ें मैं अभी इसी के साथ जाने देता हूँ और मैं फिनिश करता हूँ इस। अब जिस तरह सर ने बताया था, सर ज़िया ने, कि सर ज़िया का जो प्रोसेस है हम उसको फॉलो करते हैं। मैं दोबारा इधर आता हूँ गिटहब के ऊपर, और इस कोड पे जाके हमने रिपो बना ली बड़ी सिंपल तरीके से। इस कोड पे जाके यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ओपन विद गिटहब डेस्कटॉप, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये दोबारा वही पॉपअप देगा कि आप इस फोल्डर को या इस डायरेक्टरी को या इस रिपो को गिटहब डेस्कटॉप पे ओपन करना चाहते हैं। मैं जैसे ही बोलूँगा ओपन गिटहब डेस्कटॉप, तो वो खुद ही एक पॉपअप बोल लें, एक मॉडल बोल लें, ओपन करेगा और उसमें खुद ही उस रिपो का यूआरएल ऐड कर देगा। ठीक है। और लोकल पाथ आप बताना चाहते हैं कि भाई ठीक है रिमोट रिपो तो बनी हुई। अच्छा, मज़े की बात, अभी हम रिवर्स कर रहे हैं। पहले हम इससे पहले हमने क्या किया था, हमने पहले लोकल रिपो बनाई थी, फिर रिमोट रिपो बनाई थी और इन दोनों को लिंक किया था। इस पॉइंट पे जो हम कर रहे हैं वो हमने पहले रिमोट रिपो बना दी है और फिर क्या कर रहे हैं उसकी बेसिस के ऊपर एक लोकल रिपो बना रहे हैं। इसलिए आप देख सकते हैं कि उसने ऊपर गिटहब का यूआरएल दिया है। ये जो आप अगर आप मैच करना चाहें तो देखो ये जो यूआरएल है और ये जो यूआरएल है सेम है, माई टेस्ट रिपो माई टेस्ट रिपो। और अब वो मुझे बोल रहा है कि भाई आप लोकली इसको कहाँ स्टोर या कहाँ सेव करना चाहते हैं वो पाथ बता रहे हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये गिटहब का फ़ोल्डर बनाता है, उसमें तमाम रिपो मेंटेन करता है। हाँ, तो वही रहने ठीक है, दें, हम डिफॉल्ट ही उसमें ही रहने दें, चलते हैं सबसे अच्छा बिल्कुल। वही है। मैं यहाँ पे क्लोन कर लेता हूँ। आपने क्लोन किया, वो क्लोन कर रहा है इसको, और ये मेरे पास मेरी ये फ़ाइल आ गई है। अब आपने क्या करना है, विजुअल स्टूडियो कोड में जाए हाँ जी। और ये डायरेक्टरी खोल लें।
सर वहां भी जाने की जरूरत नहीं है, ये यहीं से भी खोला जा सकता है। हाँ, इधर भी खोला जा सकता है। मैं तो वो बता रहा हूँ जो मैं तो ऐसा करता हूँ जिसमें याद ही ना रखना पड़े कुछ। ठीक है, तो आप VS कोड के ऊपर आए, आपने सिंपल स्टेप फॉलो करना है। ओपन फोल्डर, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 5th ऑप्शन है, ओपन फोल्डर। और अभी हमने देख लिया था कि हमारा जो कोड है वो कहाँ जाके सेव हुआ है या रिपो कहाँ क्लोन हुई है। डॉक्यूमेंट में गिटहब का फोल्डर है और उसमें ये हमारी रिपो हमें दिख रही है। मैं इस पे करता हूँ सिलेक्ट और इसको ओपन कर लेता हूँ। तो अब वो फोल्डर हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। रीडमी फाइल यहाँ पे भी है। यहाँ पे क्यों है? क्योंकि बेसिकली हमने अपनी रिमोट रिपो जो ये मौजूद है इसी का क्लोन किया है। तो रीडमी यहाँ पे भी है, इसके अंदर जो कंटेंट है वो क्या है, माई टेस्ट रिपो। अगर मैं इसको भी खोल के देखूं तो मेरे पास आ रहा होगा माई टेस्ट रिपो। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आप सबको दिख जाए। अब इसमें एक टाइपस्क्रिप्ट की या जावास्क्रिप्ट की फाइल बना दें, एक हेलो वर्ल्ड की। रिपीट कर लेते हैं हम, यहाँ पे npm init कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास पैकेज डॉट, वो मुझसे पूछ रहा है आपने अपने पैकेज का नाम क्या देना है। मैं बोलता हूँ ठीक है। वर्जन वो बोल रहा है, डिस्क्रिप्शन सही है, इंडेक्स कमांड सब कुछ यस। ये पैकेज की फाइल आ गई और हम TSC भी इनिट कर लेते हैं। अब देख सकते हैं हमने ये काम कर लिया है। तमाम चीज़ें कॉन्फ़िगरेशन आप लोग के लिए रिपीट हो जाएगी, अच्छा है। तो हम देख लेते हैं टारगेट में हम क्या करते हैं। हम ES 2022 ऐड करते हैं। हम अपने मॉड्यूल की जगह नोड नेक्स्ट यूज़ करते हैं और हम मॉड्यूल रेजोल्यूशन की जगह भी नोड नेक्स्ट ही यूज़ करते हैं। और फाइनल चेंज हम देख लेते हैं हमें क्या करना है। वो ये है कि हम अपनी पैकेज डॉट जेसन के अंदर आके यहाँ पे टाइप पास कर देते हैं जो कि है मॉड्यूल। ठीक है, तो ये बेसिक चेंजेस थे। अब हम अपनी फाइल बना सकते हैं index.ts। और यहाँ पे कुछ नहीं करते, बस एक सिंपल लेट ग्रीट इज इक्वल टू हेलो और इसको नीचे लॉक कर देते हैं ग्रीट। कुछ भी नहीं किया, एक वेरिएबल बनाया और उसको लॉक कर दिया। मैं इसको कंपाइल कर लेता हूँ। और अब जब हम यहाँ पे जाएंगे अपने गिटहब डेस्कटॉप पे, तो आप देख सकते हैं कि वो खुद ही इन तमाम चीज़ों का ट्रैक रख रहा है। अब हमें कोई कमांड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ जी। अब ये आपने क्या है, इसको अब कमिट करें, अब वापस जाएं गिटहब डेस्कटॉप में। ठीक है, ये गिटहब डेस्कटॉप खुला हुआ है मैंने। अब देखें ना, चला हुआ है। इसको बड़ा कर लें थोड़ा सा। जी मैं बड़ा। ये इसमें चेंजेस है। ये लेफ्ट साइड पे समरी जहाँ लिखी हुई है, माय फर्स्ट कमिट लिखे हैं इसमें समरी रिक्वायर्ड में। और यहाँ पे कमिट कर दें मेन। ठीक है, सही। ये कमिट हो गया और पुश ओरिजिन कर दें बस। शुक्रिया। ऊपर बटन आ रहा था, ठीक है। कुछ कमांड याद नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, बच्चा भी कर ले। अब मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ क्योंकि यही वो रिपो है जो भी हमने बनाई है। अगर मैं यहाँ पे आगे देखूँ तो आप देख सकते हैं वो तमाम फाइल्स जो कि अभी हमने क्रिएट की थी वो तमाम यहाँ पे मौजूद है। और आपको कुछ नहीं करना पड़ा। अगर आप देखें टेक्निकली, अगर आप कमांड को मैप करें तो किया हमने अभी भी वही है कि यहाँ पे तमाम फाइल्स आ रही थी, वो तमाम ऐड हुई। यहाँ पे हमने अपना कमिट दिया और उसके बाद यहाँ पे पुश का बटन आता है जिससे हमने पुश कर दिया। लेकिन अच्छी चीज़ क्या हुई कि वो कमांड से हम बच गए। हमारे पास एक अच्छा यूज़र इंटरफेस आ रहा है, ऐसा इंटरफेस आ रहा है जो हमारे लिए नोन है। हम इन चीज़ों से होके गुजरे हैं, ये हमारे लिए समझना आसान है। हमें इतने इस तरह की ऐप्स यूज़ करते हैं। तो इसकी मदद से हमने अपना कोड जो था वो गिटहब के ऊपर पुश कर दिया। सर कुछ चेंजेस करके दिखाने? जी जी, चेंजेस करके एक और कमिट करके दिखा दें। ठीक है, अगेन अब गिटहब डेस्कटॉप एक्टिवली इसको हमारे फोल्डर को वॉच कर रहा है। इसके अंदर जो भी चेंजेस होंगे वो गिटहब डेस्कटॉप भी उसको क्या करेगा, उसका ट्रैक रखेगा। तो अब मैं देखता हूँ, मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट यूजर नेम इज इक्वल टू सर
अमीन। ठीक है, तो मैंने एक लाइन ऑफ कोड ऐड किया है। अब आप देखें कि जैसे ही मैं अपने गिटहब डेस्कटॉप पे आता हूँ तो उसने भी फौरन इन्फर कर लिया कि हाँ यार, index.ts के अंदर हालांकि इतनी सारी फाइल मौजूद है, लेकिन उसको पता है कि मैंने index.ts के अंदर ही चेंज किया है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि index.ts के अंदर वो बता रहा है कि लाइन 4 और 5 ऐड हुई है। पहले सिर्फ ये चीज़ मौजूद थी, ये जो ग्रीन हुआ है ना हाईलाइटेड, अगर आपको दिख रहा हो ग्रीन से, ये बेसिकली वो चेंजेस हैं जो कि मैंने ऐड किए हैं। और हम बस अपना फाइनल काम ये करते हैं कि हम यहाँ पे ग्रीट कर देते हैं यूज़र को, और बीच में एक स्पेस भी ऐड कर लेते हैं। तो अब आ जाएगा हेलो सर अमीन। अगेन पीछे जाऊंगा और यहाँ पे मैं देखूंगा तो आप देख सकते हैं फौरन उसने इस चीज़ को भी बोला कि हाँ भाई लाइन नंबर 5 भी चेंज हुआ है, और उसने इस तमाम इन 3 लाइंस को हाईलाइट कर दिया है। तो सेम स्टेप कि दोबारा मैं यहाँ पे कमिट करूँगा, और वो बता भी रहे कमिट, तो हम ये लिख देते हैं कि भाई अपडेटेड index.ts। ठीक है, और वही कि आपने कमिट करना है, ऐड कर दिया, ये हम कमिट कर रहे हैं। और फाइनल स्टेप जो हमारी तीसरी कमांड थी वो पुश, और अब हमारे लिए कमांड लिखना ज़रूरी नहीं है, ये हमने क्लिक क्लिक करके अपना काम कर दिया। पुश होता है और हम जाके देखते हैं कि रिपो पे क्या हुआ है गिटहब पे। मैं यहाँ पे आता हूँ और हमने किस फाइल में चेंज किया था, पहले मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि अपडेटेड चेंजेस मुझे दिख जाएं। आप देख सकते हैं कि index.ts के ऊपर दिख रहा है अपडेटेड index.js। मैं इसमें जाके इसको खोलता हूँ तो आप देखें, आई गेस या हियर, ये आप देख रहे हैं कि आपके पास वो तमाम चेंजेस आ गए। आपके पास यूज़र नेम भी आ जरा गया सा और ये भी आपके पास हेलो। जरा सा मेन पेज पे जाइएगा, दिखाइएगा कमिट्स कहाँ देखते हैं। अच्छा, मैं पीछे आता हूँ और यहाँ पे कमिट्स का एक ऑप्शन होता है। अगर आप गिटहब के ऊपर हैं तो ये कमिट्स का ऑप्शन होता है मेन पेज पे ही। आप इस पे जाएंगे तो ये आपके पास 3 आ रहे हैं। ये जो फर्स्ट कमिट था बेसिकली, ये जब हमने रिपो बनाई थी ये तो ये गिटहब की तरफ से ही हो गया था। आप बोलोगे कि भाई इनिशियल कमिट नाम का तो हमने कोई कमिट ही नहीं किया, ये जब आपने रिपो बनाई थी तो ये बाय डिफ़ॉल्ट गिटहब ने कर दिया था। हमने जो 2 कमिट किए थे वो ये थे, माय फर्स्ट कमिट और अपडेटेड इंडेक्स। अगर आप इनको खोलेंगे तो इसके अंदर के फाइल चेंजेस आपको दिख रहे होंगे। लेट्स से मैं अगर अपडेटेड इंडेक्स खोलूँ, इन फ्यूचर अगर आप ट्रैक रखना चाहते हैं कि यार मैंने इस पॉइंट पे क्या किया था, तो आप इससे भी कमिट्स में जाके आपके पास तमाम कमिट लिस्ट हो रहे होंगे, आप इंडिविजुअल को खोल के देख सकते हैं कि क्या चेंजेस हुए थे। तो वो दिखा रहा है कि आपने ये लाइन रिमूव की थी और ये 2 लाइन ऐड की थी। जी सर, जी। अच्छा जी, अब आखिरी काम करते हैं। मामला ये है कि एआई आ गई है, एआई का जमाना आ गया है। तो हम दूसरों को तो सिखा रहे हैं कि एआई इस्तेमाल करो, हम खुद नहीं इस्तेमाल करें तो बड़ी गड़बड़ हो जाए। और दूसरा हमारा मसला ये है कि हम गरीब भी हैं। अच्छा, अब गिटहब का को पायलट है, मगर उसकी $10-20 महीने के लगेंगे। वो आपकी हेल्प करेगा विजुअल स्टूडियो कोड में इंस्टॉल करके। मगर हमारे पास एक फ्री ऑप्शन भी है, वो है AWS कोड विस्परर। जैसा गूगल कीजिएगा AWS कोड विस्परर, और ये फ्री है। अमेजॉन अभी पीछे रह गया है थोड़ा सा, तो वो फ्री बांट रहा है। और आपने इसको क्या करना है, ये खुद सीखना है कैसे क्या करना है। आपने विजुअल स्टूडियो कोड में इसे करना है और इसके वीडियो देखें कि कोड विस्परर कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ये बहुत हेल्प कर देगा, बहुत टाइम बचा देगा, और आपका कोड भी चेक करके बता देगा। थैंक यू सो मच। फिर आप लोगों से मुलाकात होती है, कब होगी अमीन? अब फ्राइडे को होगी। इंशाल्लाह फ्राइडे को उनसे मुलाकात होगी। अच्छा, इन लोगों से हमने एक सबमिशन का फॉर्म का लिंक भी शेयर करा हुआ है। मुर्शिद भाई, आप वो टाइप स्क्रिप्ट वाली जो आपका 4th टैब खुला हुआ है उस पे जाएं। जी, अ, उससे पहले कैलकुलेटर प्रोजेक्ट पे क्लिक करें। ठीक है, कैलकुलेटर प्रोजेक्ट। यहाँ पर देखें, सबसे लास्ट में देखें सबमिट योर प्रोजेक्ट हियर। हमने ये भी करा हुआ, इसको ओपन कर लें। तो अब यहाँ देखें, यहाँ पर काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं, नीचे आए तो जो प्रोजेक्ट्स हम आपको करवाते जाएंगे लाइव सेशन में वो भी होंगे। तो यहाँ पर काफ़ी लिंक है। तो पहला लिंक हमने देखा, हम जो आपको कहा है कि आपने जो कैलकुलेटर का प्रोजेक्ट बनाया है उसका npx की कमांड आप हमें दे दें,
और साथ-साथ उसकी रेपो का लिंक भी दे दें ताकि हम वैलिडेट कर लें कि आपने बनाया है। तो इसी तरीके से हम प्रोजेक्ट बनाते जाएँगे और यहाँ पर टैब ऐड करते रहेंगे। तो आप सेम फॉर्म को ना एडिट कर सकते हैं। एक बार आपने अगर सबमिट कर दिया, आप एडिट पे जाएँ, सेम फॉर्म को आप एडिट करते हैं कि दोबारा बार-बार सबमिट करने की ज़रूरत नहीं, एक ही फॉर्म में एडिट हो जाएगा, ताकि आपका आसानी रहे। तो फ्यूचर में हम जो चीज़ें पढ़ेंगे वो भी हम ऐड करते जाएँगे। उससे हमारे पास डेटा आता जाएगा कि कौन-कौन स्टूडेंट है जो असाइनमेंट्स कर रहा है और ताकि हमारे पास डेटा आए, हम उस पे यहाँ पे कुछ डिसीजन मेकिंग करें कि क्लास में कौन-कौन करना है। अच्छा, एक प्रॉब्लम मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बहुत पुरानी प्रॉब्लम है, ये आज की नहीं है। ये जब से दुनिया में आसानियाँ आना शुरू हुई है ना, तो एक प्रॉब्लम है जो थोड़ी बहुत सुस्ती दिखाता है ना, वो क्या सोचता है, वो बोलता है इसको मैं करूँगा बाद में। तो मैंने कि एक चीज़ देखी, जब पहला हमारा लाइव सेशन हुआ ना, तो सबको लग रहा था ये सेशन ना सिर्फ़ लाइव होगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा, कोई रिकॉर्डेड हमें नहीं मिलेगा। तो सब ना एक्टिवली बड़े जल्दी से जॉइन करके क्लास में एक्टिव हो रहे हैं। दूसरा सेशन हुआ, तीसरा सेशन हुआ, अब आप लोगों के पास ये आपको मालूम हो गया कि ये तो रिकॉर्डेड है, इसको तो मैं कभी भी बैठ के देख सकता हूँ। तो मैं देख रहा हूँ तो स्टूडेंट आपस में क्या डिस्कशन कर रहे हैं, ये तो रिकॉर्डेड है, हम इसको बाद में देख लेंगे। तो एक चीज़ याद रख लें, जो चीज़ करनी हो ना उसी टाइम करनी पड़ती है, बाद में टाइम नहीं मिलता। मैं आज बता रहा हूँ, मैंने जितनी भी चीज़ें अपनी होल्ड करी है ना कि बाद में देख लूँगा, वो आज तक नहीं देखी। तो जो जिस वक़्त काम हो रहा है ना, उसी वक़्त जॉइन करें, उसी वक़्त देखें। हाँ, रिकॉर्डेड है, फ़ायदा है, लेकिन पहली वाली लाइव सेशन को मिस ना करें रिकॉर्डेड होने की वज़ह से। तो बाकी ये है कि इंशाल्लाह सबमिशन लिंक आपके थ्रू आप सबमिट करेंगे और ये वही सबमिट लिंक है, ये व्हाट्सएप चैनल पे भी एक बार शेयर हो चुका है। अगर स्क्रॉल करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करना पड़ेगा, फिर मिलेगा। और थर्ड थिंग ये है कि उम्मीद है आप लोग कोड करें, प्रैक्टिस करें। गिटहब डेस्कटॉप ने सारी चीज़ें आसान बना दी है। मैं सवाल पढ़ रहा था कि कमांड लाइन जब हम कर रहे थे, तो कुछ लोगों को कन्फ्यूजन थी कमांड में और ज़ाहिर है वो होती है फर्स्ट टाइम पे। तो गिटहब डेस्कटॉप ने देखें कितनी ज़िंदगी आसान बना दी है, आपकी कमांड लाइन से ही बचा दिया। और ये एक और सवाल आप जी एडब्ल्यूएस सर, कोड विस्परर लगा लेंगे तो फिर तो बहुत ही आसान हो जाएगी। ये और आसान हो जाएगा। ये सर आपको सारी वो चीज़ें बता रहे हैं आपकी ज़िंदगी आसान करने की। सही है, अगर आप करना चाहते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, आप यहाँ से इसको चलाएँ, ट्राई अब करें। सब लोगों ने ये कैलकुलेटर बना के अपनी एनपीएक्स कमांड और गिटहब रिपोजिटरी सबमिट करानी है अमीन भाई को। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ का और सवाल का मैं जवाब दे देता हूँ। मुबशिर भाई ने शुरू में ना एक काम करा था, वर्ज़न में कुछ चेंजेस करी थी। वर्ज़न 1, वर्ज़न 2, वर्ज़न 3। तो वो ना अगर किसी को समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, वो एक एडवांस चीज़ है। सही है? वर्ज़न का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैंने बताया ना, हमने मिल्क पैक बनाया था। अब हमारे मिल्क पैक में हमने कुछ एडिशन करा। हमने कहा फिर मिल्क पैक में हम एक बार का एक काम करते हैं, कुछ फ्लेवर डालते हैं रूह अफ़ज़ा का। तो जब हमने दुकान पे रूह अफ़ज़ा का फ्लेवर वाला भेजा, तो हम सेम नाम से नहीं भेजेंगे ना, हम क्या करेंगे, कोई वर्ज़न रख देंगे, फिर मिल्क पैक 2.0 इसमें रूह अफ़ज़ा आता है। तो उसी तरीके का वो कॉन्सेप्ट है वर्ज़न का, तो अगर वो नहीं भी समझ में आया तो वीडियो रिकॉर्डेड है, आप देख लेना। लेकिन वो कोई इतना हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है। वो एक बेस्ट प्रैक्टिस है कि जब आप मोबाइल भी एक दूसरा मोबाइल लॉन्च करते हैं ना, तो वो भी बोलता है इसका वर्ज़न चेंज कर रहा हूँ। पहले वर्ज़न था 8, अब वर्ज़न आ गया 9। पहले था नोट 9, अब आ गया नोट 10। तो हर चीज़ की ये प्रैक्टिस होती है वर्ज़न की। तो वही मुबशिर भाई ने करके दिखाया कि जब जब उन्होंने कुछ चेंजेस करी, तो उन्होंने कहा भाई मेरा पहले मोबाइल का नाम था नोट 9, अब मैंने मोबाइल में कैमरे के अंदर पिक्सेल्स बढ़ा दिए, पहले 32 पिक्सल था, अब 64 पिक्सल आ गया। तो ज़ाहिर है अब उन्होंने उसका नाम नोट 10 कर दिया। तो वही काम उन्होंने कोड में करा, जब कोड पुराना वाला था उसका वर्ज़न उन्होंने कुछ और रखा, नए कोड का वर्ज़न कुछ और रखा। तो ये एक प्रैक्टिस है, आप इसको फ़ॉलो करें। और कुछ ऐड करना है मुबशिर भाई? नहीं, आई गेस दैट्स इट। माशाल्लाह आपके पास सब कुछ आ गया है। अब ये पहला अपना प्रोजेक्ट बना के मैं तो ऐसा खुश हुआ था जब मैंने पहले बनाया था कि मैंने दुनिया में पब्लिश कर दिया अपना प्रोजेक्ट। मुबशिर भाई ज़बरदस्त। तो आप अपना एनपीएक्स का टूल बनाएँ। अच्छा, अपना जो सबसे अच्छा दोस्त है ना आपका करीबी, आप सबसे पहले उसको भेजें। उसको बोले एक नोड इंस्टॉल करे अपने पास और उसके बाद एनपीएक्स की ये कमांड चलाए और कैलकुलेटर टेस्ट करके बताए आपको। और दूसरा काम एक करें जो सर ने बोला था, अपने रिश्तेदारों को भी भेजें। ओके जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो अच्छा, मच। और मजे की बात यह है जब आप पैकेज पब्लिश करते हैं तो उसका पेज ही बनता है ऑटोमेटिक। तो आप अपना पेज आप भेज सकते हैं कि ये इतने लोग मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं भाई पैकेज, आप देख सकते हैं जाके। जाने से पहले मुबशिर भाई जरा सा वो पेज दिखा दें आपके ने जो अभी पब्लिश किया, देखते हैं आपका कितना इस्तेमाल लोग कर चुके हैं। जी, बिल्कुल। एनपीएम का पेज, दोबारा शेयर कर लें इसको ना। एक तो गिटहब का पेज है ना जिसपे आपका कोड रखा हुआ है, जी, मैं उसमें देखें बस कि आपने कितने अपने दोस्तों को कहें कि आपके पैकेज को लाइक करें। एनपीएम का पेज जाके जब वो कमेंट करेंगे देखें कितना लोगों ने इस्तेमाल किया है।
नहीं पा आई थिंक थोड़ी देर में डल आई जाएगा। गेस अभी अबाउट एन आवर हुआ है, तो आई गेस आफ्टर सम टाइम वो हाँ वो दिखाता है अपडेट स्लाइड्स। करेगा, वरना उस पर जी लिखा हुआ आएगा। और बिल्कुल। दूसरा गिटहब का पेज दिखाइए आखिरी, ये देखें, तो हर चीज आपके इंटरनेट पे रिकॉर्ड रहेगी, जो भी आप काम कर रहे हैं, माशाल्लाह। तो पाकिस्तान में जो हम नेगेटिव बातों पे लगे रहते हैं ना, कुछ दुनिया में अपना नाम पैदा करें। चले बहुत ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच सर। इंशाल्लाह हम फ्राइडे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे, उसमें कोई नई चीज़ लेकर आएँगे। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग रिकॉर्डेड वीडियो के चक्कर में ना पड़ें, आप लाइव सेशन ज्वाइन करें। तो हम ओके, यही करना। थैंक यू सो मच। थैंक यू।